अपने गपशप प्रोग्राम में आप तमाम लोगों को वेलकम करते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सना कादर, और मैं हूं आपकी होस्ट अर्शिया हुसैन, और मैं हूं आपकी होस्ट अनम गौहर, और मैं हूं आपका छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा होस्ट यूनुस खान। एंड इस बात से मुझे याद आया कि कायनात काज़मी हमारे बीच में नहीं रही, वो आज नहीं आई। कल की तबीयत खराब थी तो मैं मजाक कर रहा हूँ। कायनात काज़मी प्लीज गेट वेल सून एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में आप वो फिर से आएंगी और वो एनर्जी के साथ, एंटरटेनमेंट के साथ। तो हम सब जरा उनके ताली बजा दें कि लेट्स। वाकई में वही बात है कि कोई भी हमारे को एंकर में से ऑफ भी करता है या मतलब बीमार हो जाता है या कोई इमरजेंसी होती है तो वो नहीं भी आ पाता, तो हम बहुत ज्यादा मिस करते हैं। जैसे कि अनम है या सना है या यूनुस है। मौसम भी ऐसा चल रहा है ना, और हमने खुद कहा कि टेस्ट वेस्ट कराएं कि कहीं कुछ और ना हो जाए। एंड ये देखिए एक जिम्मेदार शहरी का सबूत यही है कि अगर आप थोड़ी सी भी आपकी तबीयत खराब होती है, आप टेस्ट करा लें कि कहीं आपकी डिजीज कहीं और ट्रांसफर ना हो जाए। एंड मेंटेन द गुड डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखें अभी भी हम 6 फीट दूर हैं, ये 6 फीट है और वो 6 फीट है, तो जरूरी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप यूनुस। वाकई में हमारे बीच में अगर कोई भी मिस होता है या कोई आता नहीं है यहाँ पर, तो वाकई में हम सब जो है वो मिस करते हैं और बहुत ज्यादा याद करते हैं, क्योंकि वो एक आपकी स्ट्रेंथ होती है। अगर कोई नहीं आता तो वो आपकी एक स्ट्रेंथ होती है और वो आपको मजबूती देती है कि आपको प्रोग्राम जो है वो हेल्दी जाए। बट द शो मस्ट गो ऑन एंड मैं इसी बात पे शेयर अर्ज करूंगा। इरशाद। सीन के बाद आता है शीन, काली आंधी हार गई फ्रॉम शाहीन। दूसरा T20 भी हम जीत गए और क्या मैच हुआ ये जो वेस्ट इंडीज है ना, बहुत खतरनाक टीम है व्हेन इट कम्स टू T20। और आखिर में बहुत मैच फंस गया था। आसिफ अली ने बहुत आला कैच लिया, ठीक है, और लास्ट ओवर तक गया मैच। और हमें ऐसा लग रहा था कि तब 2 बॉलों पे 11 रन चाहिए थे कि शायद वेस्ट इंडीज 2 छक्के मार देगी। उससे भी ओवर से पहले उसने एक छक्का मारा, चौका मारा। मतलब चले यहाँ आ जाए। पाकिस्तान की एक बात अच्छी है, पाकिस्तान क्रिकेट फैंस का, पूरी दुनिया में जितने भी क्रिकेट फैंस हैं वो कहते हैं कि पाकिस्तान का मैच जो है ना हमेशा इंटरेस्टिंग होता है। हम जीता हुआ मैच एंड तक ले जाएंगे, हारा हुआ मैच एंड में जीत जाएंगे। मतलब पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान हैज वन द T20 सीरीज। तालियां। मतलब लास्ट में कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्रिकेट तो एक ओवर मैच चेंज कर देता है, लेकिन ये बात मैं नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि एक बंदा बहुत ही ओवर है। कौन ओवर है? दुनिया का सबसे बड़ा ओवर इंसान, जिसको टाइम्स मैगजीन ने 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर बोला है। पर्सन ऑफ द ईयर एंड ही इज ओवर। यस, गेस। इलॉन मस्क की बात कर रहा हूँ। डोंट टेल मी, मेरे बिल्कुल यहाँ जुबान पे था, मैं एलन मस्क बोलने वाली थी, लेकिन आप बोल वापस करते हैं, कहां से कट करेंगे? जी मैं बोलूंगी। But having said that, कि I'm joking. But Yunus, sorry I'm cutting you, but he is not, according to me, over तो नहीं है, काफी कुछ कर रहे हैं। की बात करूँ तो ओवरवेट है। Oh my God. नहीं, but jokes aside, एलन मस्क, वाह यार, वाह वाह वाह। ग्रेट मैन, विजनरी। तालियां होनी चाहिए पहली बार। True that. 2020 में by the way, sorry Ellen. जी हलीना। Yes. I mean यूनुस, मैंने कल कहा था कि जब मैं एलन मस्क के मोबाइल फोन के बारे में जो आने वाले बता रही थी कि इसके और भी बड़े मजेदार चीजें हैं, लेकिन वो हम बाद में कभी रिवील करेंगे। तो फोन की बात नहीं कर रहा। No, I mean this is such a good information to share with public. Exactly. $27 billion is the net worth in 2020. He was the 35th richest man. In 2021, his net worth was $191 billion. ठीक है? And 7 January 2021 में he became the world richest man. यूनुस, मैंने सुना है इनके बारे में, बल्कि पढ़ा भी था कि पहले पेपल इनके पास था, फिर इन्होंने वो बेच दिया, इन्होंने उसके बाद जो है अपना बाकी चीजें बनानी शुरू की। बट नाउ ये जो आप इनको टॉप रिचेस्ट मैन में आप इनको गिन रहे हैं, ये इतने रिच कैसे हुई, इसके बारे में आवाम जरूर जानने में इंटरेस्टेड है। इन्होंने बड़ा सिंपल फॉर्मूला लिया। ये बहुत अक्लमंद इंसान है। इन्होंने पहले कंपनीज बनाई, ठीक है, जो ये ऑफशोर कंपनीज होती हैं, ठीक है, वहां से थ्रू इन्होंने मनी लॉन्ड्री का काम किया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने तब ये उसमें थे, हुकूमत में थे, लेट मी फिनिश ना। और ये एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी भी कर रहे थे, फिर इनको निकाल। अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ? सॉरी, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। आप लंदन चले गए, सीरियसली मैं सॉरी, गुस्से में ना इधर उधर निकल जाता हूँ।
इनको संभाल के वो रखना पड़ता हमें है। पकड़ के लाना पड़ता है। अच्छा, मैं सच्ची बता दूं क्या, देखिए ये जो बड़े बिलियनर्स हैं, आप मार्क जुकरबर्ग को ले लें, बिली गेट्स को ले लें, या जेफ जेफ बेजोस को ले बेजोस, लें, यस, ये अमीर वो वाले अमीर नहीं है। ये हर दफा इनकी देखिए, जो बड़े बिलियनर्स है ना, ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक बंदा 95 जॉब करे और $1 बिलियन कमा सके। ट्रू। और सेकेंडली क्या होता है कि ये अपनी कंपनीज बनाते हैं, जैसे मार्क जुकरबर्ग की है फेसबुक, उसका है अमेज़न, इसका है माइक्रोसॉफ्ट, जो ये हैं इनकी कंपनी थी टेस्ला। टेस्ला, या टेस्ला कंपनी क्या है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि टेस्ला कंपनी के ओरिजिनल ओनर भी नहीं है ये, पता है आपको? इन 2001 पेपल जो आपने बात की, इन्होंने बेची थी कंपनी ईबे को अराउंड $1.5 बिलियन की। उस टाइम ये बिलियनर बन गए थे। अब क्या हुआ, इन्होंने $30 मिलियन इन्वेस्ट किए थे टेस्ला में, उसके बाद ये पार्टनर बने एंड 2008 में ये सीईओ बन गए थे। 2009 में क्या हुआ कि कंपनी के हालात खराब होने लगे, तो इन्होंने अपनी जो कंपनी थी उसको पब्लिक लिस्टेड कर दिया। मतलब पब्लिक लिस्ट कंपनी जो होती है, जो पब्लिक कंपनी होती है, जो वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होगी। जैसे फॉर एग्जांपल, ये मैं इसको फर्दर एक्सप्लेन और एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट इज प्राइवेट कंपनी एंड व्हाट इज पब्लिक कंपनी। इधर क्या हुआ, तब आप मार्केट में शेयर्स छोड़ देते हैं अपने कि अब क्या पार्टनर्स बना लिए मैंने अनंग को पार्टनर बना लिया, सना को बना लिया और शेयर बना लिया। मैंने अपने स्टॉक्स खोले और लोगों ने स्टॉक्स खरीदे। तब स्टॉक्स खरीदे तो कंपनी में वापस पैसा आया और उसके बाद कंपनी वापस बूम पे पहुंची। जैसे जैसे लोग शेयर खरीदते हैं, डिमांड बढ़ती है, तो उससे कंपनी की वैल्यू बढ़ी। जैसे फॉर एग्जांपल 2008-2010 में $17 का एक शेयर था टेस्ला का, नाउ इट्स मोर देन $850। ओके। अच्छा देखिए दैट इज जी। अच्छा यूनिस, मेरा एक सवाल है कि लोग टेस्ला के शेयर्स क्यों खरीद रहे हैं? बहुत पैसा है लोगों के पास, कुछ भी खरीद लेते हैं लोग, मेकअप खरीद लेते हैं, एक्सटेंशंस खरीद लेते हैं, तो सब टू देम, पैसा बहुत है तो कहीं तो खर्च करेंगे। या एग्जैक्टली, दैट्स ट्रू। बट व्हाई टेस्ला? देखें, डिमांड एंड सप्लाई। Yeah, right. ये इसके पीछे सिर्फ ये रीजन नहीं है कि टेस्ला एलन मस्क है, वो ट्वीट करता है, फेमस है इसलिए लोग खरीदे, नहीं, इसके पीछे साइंस है, लॉजिक है, Strategy. जज जी। फॉर एग्जांपल क्या होता है कि देखें, अब दुनिया में जो इलेक्ट्रिक कार्स है उसका फैशन कह सकते हैं या उसकी डिमांड बढ़ रही है, बिकॉज मेजॉरिटी डेवलप्ड कंट्रीज वो गाड़ियां बंद कर रहे हैं जो कार्बन छोड़ रही है गाड़ी, जो गैस पे जो डैमेज कर रही है एनवायरनमेंट को। मेजॉरिटी डेवलप्ड कंट्रीज का ये ओपिनियन जा रहा है, तब ये जा रहा है, तो टेस्ला बिकॉज एक फेमस इलेक्ट्रॉनिक कार है, दैट इज द रीजन उसकी डिमांड बढ़ रही है। कि इसका क्योंकि एक देखते हो, अब मैं जब मैं स्टॉक खरीदने जाऊंगा तो मैं देखूंगा इस कंपनी का फ्यूचर क्या है, Exactly. तभी मैं इन्वेस्ट करूंगा ना उसमें, तो फ्यूचर दिख रहा है। और सेम चीज तब डिमांड बढ़ी, जैसे फॉर एग्जांपल हम 4 लोग हैं, शेयर्स 3 पड़े हैं बस, तो डिमांड बढ़ गई, अब कहीं ना कहीं प्राइस ऊपर जाती जा रही है। डिमांड और सप्लाई का जो सिंपल रूल है, दैट इज द रीजन टेस्ला के शेयर्स लोग खरीद रहे हैं। अच्छा यूनिस, इसके बारे में तो आपने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि शेयर्स की जाहिर सी बात है, जहाँ डिमांड होती है वहीं पर आवाम का जो है वो पूरा हुजूम भी जाता है। लेकिन मैंने बहुत सुना है स्पेस एक्स के हवाले से, क्या है आखिर स्पेस एक्स? इसका जो मुझे पता है वो डी जनरेशन एक्स का, ट्रिपल एच और शॉन माइकल की एक टीम थी रेसलिंग में, बट स्पेस एक्स द कंपनी, इसका जवाब मैं दूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे एलन मस्क की, और सना ने बहुत खूबसूरत सवाल किया है कि स्पेसएक्स। एक चीज ऐड करना चाहूंगी, आपने तो इनका नाम ही बिगाड़ दिया, मुश्क। अच्छा नाम कर दिया ना मैंने, मस्क क्या है, मुश्क खुशबू वाला। लोगों को थोड़ी सी वजाहत किया करें कि मैं मजाक में भी लेकर जाता हूँ, अक्सर लोग फर्स्ट टाइम भी बैठे होते तो आप कह देते हैं एलन मस्क। अच्छा, स्पेस एक्स क्या है, ये क्यों आई, क्यों बनी, कब बनी, क्यों है ये, क्यों एलन मस्क पूरी दुनिया को ऐसा करना चाहता है? 2001-2 में जब इन्होंने ईबे बेची, उसमें इन्होंने $100 मिलियन इन्वेस्ट करके जो पैसा आया 1.5 बिलियन डॉलर, उसमें से 100 मिलियन अलग किए, उसने कमेटी के लिए अलग चीजों के लिए डाले, कमेटी देनी है, बिजली का बिल देना, वो करना, 100 मिलियन अलग निकालिए, इससे मैं कंपनी बनाऊंगा स्पेस एक्स की। इनका विजन जो है, इनका एम क्या है, इनका विजन क्या है? इनका जो विजन है कि मार्स में, जो बेसिक इनका विजन है, मार्स में ह्यूमन कॉलोनी बनानी है। ह्यूमन कॉलोनी जी, कॉलोनाइज करना है मार्स को। 2020 में दे बिकेम द फर्स्ट कंपनी, प्राइवेट कंपनी, जिसने किसी बंदे को स्पेस में भेजा था, ठीक है। एंड बाय 2025 दे आर सेइंग कि हम पहला ह्यूमन भेजेंगे मार्स पे। ये इनका दावा है, इनकी ये प्रेडिक्शन है, और ये कह रहे हैं हम इस पे काम कर रहे हैं। इन्होंने कमर्शियल फ्लाइट्स भी स्टार्ट की हैं।
अब क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल जब इन्होंने स्टार्ट किया कि हम मून पे टूरिज्म स्टार्ट करेंगे, तो जापान का एक अननोन बंदा है, उसका नाम नहीं पता, उन्होंने अराउंड $2 बिलियन इनको दिए कि आई वांट टू बी द फर्स्ट टूरिस्ट टू ट्रैवल ऑन मून। ओके, तो इंटरेस्टिंग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा आ जाए, ये क्यों कर रहा है, ये क्या है, ये खुद तो इन्हें नहीं है। जरा इनके पास्ट में जाते हैं, इनके पास्ट को खोदते हैं, जैसे हमारे पाकिस्तानी की आदत है, अरे पहले कैसा था ये बताओ, अभी का नहीं, हमें पहले जानना है। खुद शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत लफ्ज भी नहीं है, इब्तिदा कहाँ से हुई? इनका आगाज कहाँ से हुआ? जी मैं बता रहा हूँ। आप 1971 में साउथ अफ्रीका के एक छोटे से शहर में पैदा हुए। आपकी वालदा अमेरिकन थी, आपके वालिद साहब साउथ अफ्रीकन थे। 10 साल की उम्र में इनके पास पहला कंप्यूटर आया, इन्होंने कोडिंग, खुद सेल्फ कोडिंग स्टार्ट की। आपने आला तालीम हासिल करने के लिए कनाडा गए, ठीक है, और फिर उन्होंने कंपनीज बनाई, ठीक है। ये मजमून में मुझे 10 आउट ऑफ 10 चाहिए, मुझे नहीं पता, यहाँ पे स्टार भी चाहिए, ठीक है। हाँ, बचपन में ऐसा होता था, कैंडीज भी मिलेंगे आपको। जी बिल्कुल। अच्छा, क्यों हुए हैं? इनकी 3 चीजें फेमस हैं। इनको क्या एक्साइट करता है? इंटरनेट एक्साइट करता है, इनको स्पेस एक्साइट करता है, और इनको सबसे जो इम्पोर्टेंट है टेक्नोलॉजी, कि मैं कैसे कर सकूं। न्यूरोलिंक चिप प्लांट बना रहे हैं कि आप अपना डाटा, अपनी मेमोरी स्टोर कर दें हार्ड ड्राइव में। ये बंदा विजनरी है। अच्छा, मुझे बताएं क्यों एक इंसान को इतनी चुल है कि आप ऊपर जाना चाहते हैं? क्यों बताएं? ऐसी जस्ट इंसान है ना, उसको तो ऐसा है कि मुझे जाना है, तो मर के वैसे ही चला जाएगा, क्यों उसको एक्सप्लोर करना? नहीं, जी आप बोलें। मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं और जिनके नजरिए मुख्तलिफ होते हैं, अक्सर वही बहुत सारी चीजें जो है वो नई कर देते हैं। तो इनके अंदर भी यही है कि जब आप पूरी दुनिया के बारे में जान लेते हैं बहुत सारी चीजें, तो आप कुछ नया, कुछ अलग करने के लिए जाते हैं। The thing is, देखिए आप एक चीज समझें, एक फितरत समझे, इंसान की एक नेचर समझे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब जमीन पे उतारा गया, भेजा गया, तो वो जो तड़प थी ना, वो रही इंसान में, क्यूरियोसिटी। आप नफ्स की बात करते हैं कि हमारे ये नफ्स क्यों, अगर आप थोड़ा सा उसमें जाए ना, लॉजिकल जाए, हम कहते हैं ना यार ये चीज हम क्यों करना चाहते हैं, मतलब क्योंकि हम लोग करते रहे हैं। और कुरान में भी है कि हमें अल्लाह ताला ने ऑफर दी थी कि कौन जाना चाहता है एग्जाम देने, तो हम इंसानों में था। अब वेट अ मिनट, आप इसलिए कह रहे हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जो नीचे लाया गया था, तो उसकी वजह से वो हम आदम की औलाद है, तो वो क्यूरियोसिटी अब तक हम में है। एग्जैक्टली, क्योंकि वो तो देख चुके थे, उनकी क्यूरियोसिटी तो पूरी थी, वो तड़प थी। हमारी क्यूरियोसिटी है, ठीक है। एंड कमिंग बैक टू दिस, कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारी जो नफ्स की मैं बात कर रहा हूँ, कि नफ्स क्यों हम लोग कहते हैं यार ये अच्छा लग रहा है, हमें करना है। कुरान में भी है कि हम इंसानों से पूछा गया था अल्लाह ताला ने कि कौन एग्जाम देना चाहता है, तो हम खुद होते हैं, हम देना चाहते हैं, हमें बहुत अच्छा आता है, इनको नहीं आता। तो वो वाली चीज थी कि हम लोगों ने खुद एग्जाम किया। और ये नफ्स है, जो हमारा नफ्स है, इसको क्यों काबू करने का बोला हुआ है? वहां पे सब मिलना है हमें, क्यों? तो ये एक इंसानी फितरत है। और ये सिर्फ एक ये बात नहीं कर रहा एलन मस्क, इससे पहले जनरेशंस गुजरी हैं। एक सिविलाइजेशन थी माया के नाम से, जो दुनिया में, मे बी आई एम रॉन्ग विद द नेम, जो आसमानों की तरफ जाना चाहती थी, जो उस पॉइंट पे लेके जा रही थी, उनका दिमाग इतना चल गया, बिकॉज एक सिंपल सी चीज है, पूरी दुनिया की खूबसूरती एक तरफ, जब आप जमीन पे खड़े होते हैं और आसमान को देखते हैं, वो जो स्टार्स है ना, उसकी जो इमेजिनेशन है, उसकी जो एक आपके अंदर एक कहते हैं कि क्या है, जो एक्सप्लोर करने की जो आप में एक वो कहते हैं चाह होती है, तो वो एक अलग चीज है। नेचर खूबसूरत है माशाल्लाह, एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल, बट व्हेन इट कम्स टू स्टार्स तो आपको ज्यादा लगता है कि लेकिन ये तो चले एलन की बात आपने शेयर की, अगर आज की हमारी जो न्यू जनरेशन है उसको अगर आप ये बताना चाहें, मतलब किस तरह से उनको आप ये बता सकते हैं कि आपने जो है वो इन चीज़ों में अब ज़्यादा ध्यान देना है, या अपनी जो सोच है उसको वसी पैमाने पर लेकर आना है इन चीज़ों पर, कि आप किस तरह से मतलब जाने क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, दीगर दूसरी करेंसीज क्या होती हैं। मैं इसका पूरा आपको बताता हूँ, बिकॉज थोड़ा सा टाइम रह गया इस ब्रेक में, तो आई वांट टू क्लियर वन थिंग, उसके बाद इस पे हम डिस्कस करेंगे फर्दर हाउ टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज। मैं आपको बताता कि एलन मस्क की प्रेडिक्शंस क्या हैं। 20 years from now on सब इलेक्ट्रॉनिक कार्स होंगी, उनकी प्रेडिक्शंस है, ठीक है, वेरी ऑब्वियस। 2023 में मून टूरिज्म स्टार्ट हो जाएगा, अगले साल, ठीक है, मून पे लोग लेके जाएंगे। 2025 में मार्स में पहला बंदा भेज देंगे, कॉलोनाइज करने का पहला स्टेप उठा लेंगे, ठीक है। एक और सबसे खतरनाक प्रेडिक्शन जो उनकी है वो है रोबोट्स को लेकर। रोबोट्स जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जो ये लोग बात कर रहे हैं, जो प्रमोट कर रहे हैं, कह रहे हैं वो टाइम भी आ सकता है जब रोबोट्स कब्जा कर लेंगे इस दुनिया पे और हमें सर्वाइवल के लिए मार्स पे जाना होगा, ठीक है। नंबर 5 इनकी प्रेडिक्शन है जो हाइपरलूप एक टेक्नोलॉजी निकालना चाह रहे हैं ये, इसमें क्या होगा, इंटरसिटी ट्रैवल होगा।
600 माइल्स पर आवर के हिसाब से। वैक्यूम टेक्नोलॉजी होगी, जैसे फॉर एग्जांपल सक होता है ना, वैक्यूम सक, तो ऐसे ट्रैवलिंग होगी सिटीजन्स की फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी। यूनिस थोड़ा सा कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के बारे में भी बता दें। लोग बोलते हैं, सिंपल सी बात है कि एलियन है, ये मार्स से आया था, वापस जाना चाह रहा है, सिंपल, ये एक बेसिक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। बट हैविंग सेड दैट कि इट्स अ जोक, मोर ऑफ अ जोक, बिकॉज वो एक विजन वाला बंदा है। यहाँ पे यही होता है, जो बंदा बड़ी बात करता है, थोड़ी सी इलॉजिकल बात करता उसे है, अजीब समझा उसको जाता है। पागल ही समझा जाता है। ये अभी से नहीं, बहुत पहले से हो रहा है। हाँ। आपके सवाल का जवाब था कि बिजनेस ऐसा क्या करे कि पाकिस्तान में बिलियनियर्स हो। पहली बात तो अपनी सोच बड़ी करें। हमारी सोच ही छोटी है कि हमें शादी करनी है, एक अपना घर हो, एक गाड़ी हो, खत्म। ये नहीं है लाइफ। आपने बड़ा सोचे कि वो कहते हैं ना कि आप चांद तक जाने का सोचो, उसके बाद आप कहीं अमेरिका पहुंचेंगे। अब ये बंदा मार्स पे जाना चाह रहा है, तो सोचिए इसने क्या सोचा होगा कि कहाँ मैं पहुंचूंगा तो मैं मार्स तक जाऊं। तो इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट। अगर आप स्ट्रांग है तो कुछ भी बिजनेस करें, कुछ भी करें। और टेक्नोलॉजी, ये जितने भी आपको मैंने कंपनीज बताई हैं, जो बिलियनियर्स हैं, जो टॉप 4 बिलियनियर्स हैं, वो टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। जो दुनिया आजारी है, हम लोग क्या करिए, ज्यादा कोई फोन भी यूज कर रहा होता है ना, ये क्या 24 घंटे फोन यूज करता रहता है? ये कोई काम है? फोन यूज करने का काम है? राइट। तो ये है कि अपना माइंडसेट बड़ा करें। मतलब आज आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप शादी के बारे में नहीं सोचते? देखिए, लड़के तो सोचते हैं, लड़कों का काम ये सोचना, इसमें कोई बुराई नहीं है। शादी करके भी आप टेक्नोलॉजी पे काम कर सकते हैं सर, ये नहीं कि शादी सिर्फ शादी के बारे में। देखिए, वो अलग बात है कि शादी के बाद बंदा बेकार हो जाता है, लेकिन नहीं, शादी भी जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी करें, सिर्फ शादी ना करें। मतलब बड़े होकर क्या बनोगे, दूल्हा बनूंगा, ये वाली चीज ना करें। हो गया, ब्रेक का टाइम हो गया है, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आज मैं लाई हूँ आपके लिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो कि काफ़ी ट्रेंडिंग चल रहा है इस वक्त, और इस पे बात भी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे शो का ये पैटर्न भी है और हमारी ये कोशिश भी रहती है कि दुनिया में जो भी हो रहा है वो हम आपको बताएं और हर चीज़ से आगाह रखें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो न्यूज़ नहीं सुनते, काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। तो हम कोशिश करते हैं कि उसको इस तरीके से थोड़ा लाइटर नोट पर रख के बात की जाए, कि बात भी हो जाए और आप लोगों को इसके बारे में हम थोड़ी सी मालूमात भी दे दें कि हमारे इर्द गिर्द क्या अच्छा हो रहा है, क्या अजीब सी चीज़ें हो रही हैं, क्या थोड़ी अनएक्सेप्टेबल सी चीजें हो रही, क्योंकि फिर एक अजीब सा वाकया हुआ है और इंटरनेट ने उसे सर पर उठा लिया। जैसे कि आप सबको पता है कि मरियम नवाज के बेटे की शादी हुई है और उनके जो बेटे का पहले निकाह की सेरेमनी हुई थी वो हुई थी लंदन में। तो उनके वालिद साहब तो लंदन में ही मौजूद थे, लेकिन अब मरियम मैडम जो है वो किसी वजूहात की वजह से, ये तो आपको पता ही होगा कि वो क्यों नहीं जा सकती, तो वो यहीं पे उन्होंने रहकर अपने वीडियो कॉल से शिरकत की एक तरह से, और सारी जो भी तकरीबात थी वो देखी। तो एक तरह से देखा जाए तो ये कोई शिरकत नहीं होती है। तो जैसे हमारे भी खानदान में होता है कि वहाँ के लोगों को खुश कर लिया, यहाँ के लोगों के लिए भी अलग से आप रखे हैं तकरीबात, तो यही चीज जाती है लोगों को खुश करने में। हाँ, लोग फिर भी खुश नहीं होते, तो वही करें जो आपको सही लगता है। ये तो बेटे की शादी की बात थी, तो दोबारा से तकरीबात का होना तो जायज और वाजिबी मैं समझूंगी, और ठीक किया उन्होंने। लेकिन अब बात यहाँ पे जो ट्रोलिंग की हो रही है, देखिए किसी की शादी का मौका है, खुशी का मौका है, कहते हैं कि शादीशुदा जोड़े को दुआ देनी चाहिए, अल्लाह करे वो सलामत रहे, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे सवाल उठाए और बहुत सारी तनकीदें की, लेकिन उस पर मैं बाद में आऊंगी। पहले थोड़ी सी शादी की बात है तो अच्छी बात कर लेते हैं। तो अच्छी बात इसमें ये है कि जो मरियम की स्पेशली मैं बात करूं तो मरियम साहिबा के बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक तो उनको खसूसी तौर से ट्रोल किया जा रहा है उनके ड्रेस की वजह से, जो उन्होंने 25 से 30 लाख का महंगा सा एक सफेद रंग का जोड़ा पहना था। तो ये कहाँ से आया? देखें भाई, जब कौम का पैसा लगेगा तो सवाल तो उठेंगे, बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज नॉट पर्सनल। शादी इज योर पर्सनल थिंग, उसमें हम नहीं इंटरफेयर करें, लेकिन जो आप इतनी महंगी मलबूसात पहन रही है और इतना खर्चा करिए, उस पे लोग अवाम ट्रोल करिए और वहां तक उनका ट्रोल करना जायज है। लेकिन अब बात दूसरी चीज आती है जो कि मुझे थोड़ी सी नेगेटिव लगी, वो ये है कि एक तो कह रहे हैं कि वो सॉरी टू से थोड़े से हार्श वर्ड है, मैं नहीं कहना चाहूँगी, बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम उनके लिए यूज़ किया जा रहा है, ये नेशनल टीवी पे कहना बहुत ही गलत है, लेकिन ये लोगों का कहना है। तो मैं प्लीज़ उन लोगों से मेरी थोड़ी सी क्या कहना चाहिए इख्तलाफ है, बल्कि काफ़ी इख्तलाफ है। मसला ये है कि उन्होंने एक तरह से वो रोल मॉडल है बहुत सारे लोग की, हर किसी की अपनी पसंद होती है, क्योंकि हम किसी को जोर ज़बरदस्ती से ये नहीं कह सकते कि इसको पसंद करें, क्यों? क्योंकि इसको हम भी पसंद करते हैं, तो कुछ उनको पसंद करते हैं, कुछ नापसंद करते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने ऐसा कहा
है और उनका मानना है कि भाई वो खवातीन जो कहती हैं शादी के बाद जिंदगी खत्म हो जाती है, देखिए हम अपने बेटे की शादी कैसे एंजॉय कर रही हैं, एक तरह से रोल मॉडल का किरदार अदा कर रही हैं और काफी मोटिवेट कर रही यंग लेडीज को, इंस्पायर कर रही है। तो ये बहुत अच्छी बात है और उनके अंदर जो ये है एक जज्बा है, जुनून है, और मॉडल तो नहीं कहना चाहिए लेकिन मॉडल से कम लग भी नहीं रही थी। एज इज जस्ट अ नंबर उन्होंने साबित किया है। शी इज एजिंग ग्रेसफुली। इनके लिए अगर मैं ग्रेसफुल बोलूं इस पॉइंट पे आके लाइफ के, तो वाकई जस्टिस है इस वर्ड के साथ। तो लेकिन अब नेगेटिव जो इसमें बात है, वो नेगेटिव बात ये कि लोग कह रहे हैं कि इमरान खान साहब जो कि मेरे पर्सनल बहुत ही फेवरेट हैं, अगर वो माशाल्लाह इस उम्र में आके इतने वो क्या कहना चाहिए स्ट्रॉन्ग, मोटिवेटेड, डेडिकेटेड और वो लग सकते हैं, तो व्हाई नॉट मरियम। तो ये जो कंपैरिजन करें ना, अब अगेन मैं कंपैरिजन इज समथिंग जिसके मैं सख्त खिलाफ हूँ, मुझे ये वर्ड की आई एम नॉट अ ह्यूज फैन। कंपेयर करना किसी का दूसरे से निहायत ही गलत चीज है, क्योंकि यहाँ से फिर जंग शुरू होती है। लुक्स पे तो कंपेयर कर सकते हैं, आप कैरेक्टर पे कैसे कंपेयर कर सकते हैं? आपको शर्म नहीं आ रही? कैरेक्टर पे कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन लुक्स पे अगर करेंगे, ही इज अ वेरी हैंडसम मैन एंड शी इज अ ब्यूटीफुल वुमन। बिल्कुल सही बोला आपने यूनिस, मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जो भी इंसान है और उसकी जो भी कारकर्दगी, अगर आप उस पे जाके उसके बारे में कोई राय रखें ना, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा बजाय उससे कि वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी, क्योंकि शादी उनका एक ज़ाती फंक्शन था, उनकी फैमिली की आपस की तकरीब थी, और सबसे जो गंदी हरकत इसमें ये विच इज़ वेरी नेगेटिव एंड शेमफुल भी एक तरह से कहूँगी इन द एंड, क्योंकि वो हैं तो औरत और बहुत गंदे तरह से हैशटैग ट्रेंडिंग हो रहे हैं ट्विटर में नंबर 1 उनको मरियम नवाज को लेकर, which is extremely not acceptable। तो इसके बारे में मुझे लगता है कि आप लोगों को थोड़ी सी अपनी सोच बदलने की जरूरत है। हम एलन मस्क की बात करें, वो कहाँ चलेंगे और हम अभी तक वहीं के वहीं हैं। बीइंग अ वुमेन मैं बिल्कुल थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर आया, बेशक मैंने वही बात की कि मैं सपोर्ट करती हूँ पीटीआई को, मैं इमरान खान साहब की बहुत बड़ी फैन हूँ, लेकिन अगर कोई इंसान किसी औरत पे किसी गलत वजह से गलत बात कर रहा है या हार्श वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहा है, तो हम उसके बारे में बोलेंगे, क्योंकि हम मुनाफिक नहीं हो सकते। बिल्कुल अनब, मैं आपके पॉइंट पे एक चीज़ ऐड करूं, क्योंकि ट्विटर पर जो है वो हैशटैग चल रहा था और काफ़ी ट्रेंडिंग पर था, तो मेरी ये बाकायदा हमारी ट्विटर पर जो थोड़ी थोड़ी लड़ाइयाँ होती हैं वो तो खैर होती ही रहती हैं, सहाफ़ियों की तो होती रहती है। तो इस पर मैंने जब देखा कि ट्विटर पर आप अगर कहो किसी को कि भाई ये चीज़ गलत है, आप इस तरह किसी वुमेन को टारगेट नहीं कर सकते। उनका सवाल क्या था? उनका ये था कि जो औरत ये कहती है कि आप तमाम लोग जितने कौम के हैं वो मेरे भाई हैं, बुजुर्ग मेरे बाप हैं, और जितनी भी फीमेल है वो मेरी माएँ बहनें, कह रही है जब वो रिश्ता बना रही है कौम के साथ, तो उनके भाई उनसे सवाल क्यों ना करें कि आप जो है वो किसी तकरीब में अपने बेटे की शादी में इतने महंगे महंगे कपड़े जो आपने पहने हैं 25 से 30 लाख के, कहाँ से आया वो पैसा? अच्छा, कौम जब सवाल करती है कहीं ना कहीं वो सवाल जायज़ है, क्योंकि देखें ये पैसा जो जाता है वो हमारे टैक्स से जाता है और हमारी जो हम काम कर रहे हैं उससे ही वो पैसा कट के आपके पास जा रहा है। और मरियम नवाज को काफ़ी ज्यादा हमेशा ही वो जैसे कहते हैं ना हेडलाइंस में रहती है कि उन्होंने कभी इतने लाख के जूते पहन लिए, उनकी घड़ी देखें, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो उनकी 5 से 15 लाख की सिर्फ एक घड़ी है मरियम नवाज की, तो वो हमेशा रहती है, उनको पसंद है थोड़ा सा अपने आप को बनाना। लेकिन देखें सवाल तो कौम करेगी क्योंकि पैसा जो है वो कौम का है। हाँ, हार्श हो जाना, कुछ गलत कहना, ये गलत है। पहली बात है कोई भी हो, करप्ट हो ना हो, आप किसी औरत से बदतमीजी नहीं कर सकते, उसके कैरेक्टर पे कोई बात नहीं कर सकते। पैसा कहाँ से आया तो आप केस करते हैं, जो भाई बोल रहे हैं ये हमारा पैसा है, आप केस करें ना जाके, तब बोलते हैं नहीं वकील के पैसे कौन इतने देगा? केस तो पहले ही चल रहे हैं, केस चल रहे हैं ना। आप अगर आपको इतना है कि मेरा टैक्स मनी जा रहा है, आप केस करें, कोई इसमें मसला नहीं, आप केस कर सकते हैं। पहले आप तो वो बन जाए फाइलर। ये जो होता है ना पाकिस्तानी कौम, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मैं आई एम वेरी सॉरी टू से दैट, हम मुंह के फायर है। ये वो मैं एक बात ऐड कर दूं कि देखिए रिस्पेक्ट सारी अपनी जगह, औरत की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बट उनका मैंने कल भी बताया था, मैं आज भी बता दूं कि उन्होंने जो गाना गाया था ना अपने, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, वाह वाह वाह, इनके गाने भी चोरी से शुरू होते हैं जी। अच्छा उर्शिया, मुझे एक जो चीज़ नज़र आई है वो ये भी आई है कि काफ़ी ज़्यादा फीमेल जो है वो कहीं ना कहीं मरीम नवाज से थोड़ा सा एक मतलब जेलसी होती है ना, वो भी दिख रही है कि क्यों आखिर वो नानी है तो इतना यंग क्यों है। और मुझे सिर्फ ये बताया यूनस, क्योंकि आप यहाँ पर जो है वो खवातीन है, नहीं खवातीन है, आप मर्द हैं, मुझे ये बताएं, मेरा सवाल ये है कि क्या अगर औरत बहुत ज्यादा खूबसूरत हो तो मर्द क्या उसकी खूबसूरती से जलता है? मैं इस सवाल का जवाब एक सवाल से करूंगा। आपको पता है कि एक औरत में और एक जो रिमोट, जो हम टीवी के रिमोट होते हैं, सेल उसमें डालते हैं, उसमें क्या डिफरेंस है? बहुत फर्क है, जमीन आसमान। एक डिफरेंस बता दें, वो कभी भी औरत ना आपके कहने पर नहीं चलती है। एटलीस्ट अ सेल हैज अ पॉजिटिव,
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक जवाब एक और जवाब मेरे जहन में भी आया, मैं यहाँ बोलना चाहूंगी, लेकिन सब मर्दों के लिए नहीं है। मर्द हजरत प्लीज ऑफेंड ना हो जाएगा मेरे जवाब से। आपका सवाल था ना कि क्या मर्द औरत की खूबसूरती से जलता है, तो मेरे जहन में आया कि अगर वो ज्यादा कमाए तो थोड़ा थोड़ा जलता है। हाँ, क्योंकि मर्द जलते हैं। कभी कभी अपने से ज्यादा एम्बिशियस औरत को नहीं झेल पाते। मर्द अपने से ज्यादा अक्लमंद औरत को भी नहीं झेल पाता। मगर मुझे ऐसा लगता है कि हडराम हो जाता है। मर्द को भी कुछ समझ आ रही है, उससे भी पूछ रहे जो उसको लगता है। मर्द को देखिए, औरत का एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि जहाँ वो थोड़ा सा उसके पास ज्यादा पैसा होता है या मर्द से क्रॉस कर जाती है, तो वो इंडिविजुअल हैप्पीनेस या सेल्फिश में चली जाती है। ऐसा नहीं, मर्द मेजॉरिटी ये सोचता केसेस है। मेजॉरिटी केसेस ऐसे हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट। जी, 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 हमारे पास प्राइम एग्जांपल है, मेरे पास तुम हो, ठीक है। वो ड्रामा था। ड्रामा इज लाइफ विद डल बिट्स कट आउट। अग्री। एग्जैक्टली ये चीज है। एंड देखिए, मर्द का यही होता है कि वो पैसा कमा रहा है, वो ज्यादा कमाता है, वो बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, बेगम के लिए, वो माँ बाप के लिए। औरत अपने लिए कमा रही होती है। जस्ट टेलिंग, लेट मी फिनिश ना। उसकी जो नीड्स होती है, हमारे रिलीजन में भी है कि आपके औरत के पैसे नहीं लेने चाहिए। हाँ, औरत को जो करना है अपने पैसों से वो करे, जो आपकी वाइफ है। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट रिलेशन। बट व्हेन इट कम्स टू हमारे यहाँ जमाने में, जो औरत थोड़ी सी भी ज्यादा कमाती है तो वो डोमिनेट करने लग जाती है मर्द। वो रिस्पेक्ट, जो इक्वल रिस्पेक्ट Exactly. मैं आई डोंट थिंक अबाउट एवरीवन, बट Yes. मेजॉरिटी केसेस मैंने देखा है कि जो मर्द है उसकी ईगो भी खत्म, वो सॉरी उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी खत्म। वो बिल्कुल यूं चल रहा होता है। वो आप कह रही थी कि मर्द औरत से जलता है, मैंने ऐसे मर्दों को भी देखा है जो औरतों के पीछे पर्स पकड़ के चलता है। हकीकत बात है। देखें, लेकिन यूनस सबसे बड़ी चीज ये है कि बहुत सारे ऐसे भी केसेस होते हैं, जितना मैंने भी देखा है, अगर औरत थोड़ा सा भी कमाने लगे, मर्द या से फिर ज्यादा कोई कमाने ज्यादा लगे, ओपिनियटेड हो तो भी मसले होते हैं। मर्द से ज्यादा कमाने लगे, या औरत मर्द से ज्यादा अक्लमंद हो, मर्द को फौरन इस चीज की जो है वो ईगो पर लेता है, वो अपने आप को कि मैं इतना अक्लमंद नहीं हूँ, ये मुझसे ज्यादा क्यों अकलमंद हो रही है। तो ये मर्द के दिमाग में चीज होती है बहुत ज्यादा। एक मर्द है, उसने कहा कि वो एक अच्छा खासा करोड़पति इंसान था। उसने एक स्पीच दे रहा था पूरी कॉन्फ्रेंस के सामने। उसने कहा कि मैं जो भी हूँ आज अपनी बीवी की वजह से, वरना मैं अरबपति होता। बस वही बात है ना कि तो मुझे लगा आप बोलेंगे कि अपनी माँ की वजह से। ऑलराइट, मैं अपने टॉपिक की तरफ आती हूँ यूनस, और मुझे लगता है ये काफ़ी अवेयरनेस की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि हर कोई बंदा जो है ये सारी चीज़ें जानने के बावजूद भी इसके ऊपर और मज़ीद गलतियाँ करता है। सो आज फिर से मैं वही टॉपिक लेकर आई हूँ कि अपने बॉडी पार्ट्स को जो है आप लोग, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग मोहब्बत नहीं करते, या आप खुद नहीं चाहते कि आप हेल्दी रहें या उनके ऊपर काम करें, या मतलब मुझे लगता है कि किसी की तबीयत भी ख़राब होती है, ठीक है यार मैं कल मेडिसिन खा लूँगा, कल डॉक्टर के पास चला जाऊँगा, आलसी बन करके। एग्जैक्टली। तो वो वही चीज होती है कि वो 5-6 दिन में बीमारी इतनी बिगड़ चुकी होती है, इतनी बिगड़ चुकी होती है कि वो उसको ठीक करते करते आपको 1 महीना 2 महीने कई महीने गुजर जाते हैं, बट वो बीमारी अपनी जगह पर वापस आती ही नहीं है। आज मैं बात करूंगी बॉडी पार्ट्स के बारे में कि आप लोग कैसे कैसे इंजर्ड हो जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि आप कैसी कैसी गलतियां कर लेते हैं, उनके बारे में मैं बताना चाहूंगी। सबसे पहले आपका स्टमक। जी, मैं स्टमक के बारे में बात करूंगी कि आपको पता है कि जब हमारे स्टमक में पेन होती है या फिर स्वेलिंग हो जाती है, वो कैसे होती है वो मैं आपको थोड़ा सा वजाहत करती हुई चलूँ कि जब आप सुबह मॉर्निंग में नाश्ता नहीं करते और सारा दिन जो है वो आप चाय या कॉफ़ी या आप मतलब ऐसी चीज़ें खाते रहते हैं जिसकी वजह से आपका जो स्टमक है वो स्वेल हो जाता है और वो पेन करना शुरू कर देता है। फिर आप क्या करते हैं, मेडिसिन खाना शुरू कर देते हैं, फिर आप मेडिसिन पर ही रहते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि एक्चुअल में हमारे स्टमक में प्रॉब्लम क्या चल रही है। वो प्रॉब्लम ये चल रही होती है सुबह मॉर्निंग में, जैसे कि आप कुछ लोग होते हैं ठंडा पानी पी लेते हैं, वो भी हेल्थ के लिए अच्छा होता है, बट आपकी बॉडी के लिए वो अच्छा नहीं होता। इसलिए अच्छा नहीं होता क्योंकि वो आपको मोटापा चढ़ा रहा होता है अगर आप ठंडा पानी सुबह मॉर्निंग में पी लें तो। या तो अगर आप गर्म पानी पिएंगे, उसके अंदर नींबू या कुछ भी, आप जो भी आपकी हेल्थ के लिए जो अच्छा है वो आप यूज कर सकते हैं, बट वार्म वाटर जो है वो सुबह मॉर्निंग में आप पिएं, फिर उसके बाद आधे या 15 मिनट के बाद वाटर भी पी सकते हैं। नहीं, सुबह नहीं पी सकते, निहार नहीं पी सकते, नहीं, वो आपका पूरा जो स्टमक है वो बिल्कुल एम्प्टी होता है, तो आप डिटॉक्स वाटर नहीं यूज कर सकते, सिर्फ वार्म वाटर। बट लेमन में हनी तो डाल सकते हैं। बिल्कुल डाल सकते हैं, या तो वो आप चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद 15 मिनट के बाद या 20 मिनट्स के बाद जो है वो आप नाश्ता कर सकते हैं। नाश्ता भी ऐसा होना चाहिए कि आपको पूरे दिन की प्रोटीन मिले, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ एक स्लाइस खाया और आपने चाय पी ली, ठीक है, वो भी नुकसानदेह है। प्रॉपर एक अंडा, ब्रेड या जो भी आपको नाश्ते में पराठे खा सकते हैं,
खा सकते हैं जो चीजें वो आप बर्दाश्त कर सकते हैं। तो जैसे कि आप लेट्स सपोज पूरा दिन आपने कुछ नहीं खाना तो आप पराठे खा सकते हैं, वो वाले पराठे नहीं। सेकंड हम आ जाते हैं अपनी किडनीज पे। किडनीज कैसे इंजर्ड होती हैं वो भी मैं आपको बताती भी चलूं। जैसे कि लोग सोचते हैं कि जी पानी पीने के बाद हमें मोटापा आ जाता है। मैं काफी सारे लोगों से सुना है कि जी हम लोग पानी पीते हैं हमें मोटापा, हम पानी भी पीते तो हमें मोटापा आ जाता है। मैंने कहा ये कैसा लॉजिक है, पानी पीने से आपको कैसे मोटापा हो सकता है? सूंघने से भी कहते हैं या खाना लग जाता है। तो ये बिल्कुल गलत सोच है। आपको सबसे पहले आपको तो हाइड्रेट रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। जब आपकी स्किन हाइड्रेट ही नहीं होगी तो आपकी पूरी बॉडी काम ही नहीं कर सकेगी। आपके सर में दर्द रहेगा, सबसे बड़ी बात आपके सर में दर्द रहेगा, जो कि आपका, जिससे आपकी सारी चीजें चल रही हैं। पूरी मशीन, आपकी पूरी बॉडी एक्चुअल में मशीन है, जो कि पूरी बॉडी इसी के साथ चल रही होती है। आपको एटलीस्ट जो है वो 24 आवर्स में 10 ग्लास लाजमी पानी पीना है। एटलीस्ट अगर आप 10 ग्लास नहीं भी पी रहे तो आप जो 1.5 लीटर वाली बॉटल होती है वो एटलीस्ट 2 पिए। जैसे कि आई हैव सीन पीपल के वो कहते हैं कि उनको डॉक्टर्स ने बोला है कि आप ज्यादा पानी ना पिए। वो कहते हैं कि 1 से 1.5 लीटर काफी होता है बॉडी को सर्वाइव करने के लिए। बट ये तो मेरे ख्याल से एक्सट्रीम केसेस हैं। देखिए 3 लीटर पानी। एक सेकंड मैं इसको थोड़ा सा वजाहत करती हुई चलूं कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपको बहुत प्यास लगती है, ठीक है। सबसे मेन चीज तो आप यही चीज मिस कर जाते हैं, आप एक्सरसाइज ही नहीं करते, ठीक है। आप काफी सारे लोगों को देखेंगे, उन लोगों के इतना आलसीपन होता है कि वो लोग एक्सरसाइज करने को वो कहते हैं अच्छा चलो ठीक है मैं कल कर लूंगा। वॉक तक वॉक तक नहीं करते, एग्जैक्टली। मतलब वॉक करने के लिए भी कतराते हैं, यार इतना दूर चल के जाना पड़ेगा। एक्सरसाइज आपकी जिंदगी में वैसे जैसे आपका खाना है। ये एक ओपिनियन है, इस पे करेक्ट कर दें इफ आई एम रॉन्ग, कि देखें जैसे फॉर एग्जांपल मैं 1-1.5 लीटर पानी पीता हूँ दिन में, ठीक है। अब मैं एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ, वो मेरे लिए क्योंकि मेरा स्वेट हो रहा है, मैं बाबा वॉशरूम यूज कर रहा हूँ, तो उसकी वजह से मेरा जो अंदर का जो वाटर है वो कम हो रहा है। तब मैं अच्छा लगूंगा 3 लीटर पानी पीते हुए दिन का। करेक्ट कीजिएगा कि मैं सही इस पे मैं जवाब देना चाहूंगी उर्शी, अगर आपकी इजाजत हो तो। मैंने अपने पिछले शोज में भी बात की थी कि हर जिस्म की जरूरत अलग है, सब में सेम रूल अप्लाई नहीं होता है। मैं वही आप लोगों को बता रही हूँ कि जैसे कि नॉर्मल बॉडीज होती हैं, जैसे कि हेल्दी है बंदा और वो एक्सरसाइज नहीं करता और वो पानी भी कम पीता है तो उसके लिए नुकसानदेह। जैसे कि किसी डॉक्टर ने किडनीज की प्रॉब्लम बता दी है कि इनको किडनीज की प्रॉब्लम है या इनके मतलब कम पानी पिए, जो भी वटएवर जो भी इनके साथ मसले मसाइल हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो डॉक्टर उनको बताते हैं। बट इंसान अगर हेल्दी है और अपनी जो है वो स्किन के ऊपर ज्यादती कर रहा है, अपनी बॉडी के ऊपर ज्यादती कर रहा है कि नहीं यार मुझे पानी नहीं पीना, मुझे वॉशरूम जाना पड़ेगा और मेरी स्किन जो है वो मतलब मैं मोटापा आ जाएगा, तो ये चीजें ज्यादती है। इन पानी से वेट नहीं बढ़ता ना, नहीं बढ़ता। बट मैं ये कहती हूँ इंसान की सोच है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? हालांकि मैं ये कहती हूँ कि आपको ना सबसे ज्यादा ये चीज मतलब आपके दिमाग में होनी चाहिए, 8 ग्लासेस 10 ग्लासेस इट्स टोटली नॉर्मल, कुछ नहीं होता। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो ये समझते हैं कि पानी पीने से आपकी किडनियां खराब हो जाएगी। खुदा नु मानो तुसी, ऐसा कुछ नहीं होता है, वो ज्यादा पीने से हो सकती है। एग्जैक्टली। लेकिन अब लोग आलसी है, लोग नॉर्मली पानी नहीं पीते, ज्यादा तो दूर की बात है। लेकिन इस पर मजीद भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं ना जाए, देखते रहे गपशप। वेलकम बैक। अभी हम बॉडी पार्ट्स के बारे में बात कर रहे थे कि उनको कैसे हेल्दी रखना चाहिए और उनकी कैसे हिफाजत की जाए। जैसे कि हम लोग अभी ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग बात कर रहे थे किडनीज के बारे में कि जैसे कि आप लोग किडनीज को वॉश भी होता है, अगर आप पानी पीते रहते हैं तो आपकी किडनी जो है वो वॉश भी होती रहती है। आई मीन वो जो स्टोन्स कहते हैं ना, पत्थरी जैसे कहते हैं, वो भी नहीं होती। चलिए जी, मैं एक और आपको पार्ट के बारे में बताती हुई चलूँ कि जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, जैसे कि आप लोग खाना खाते हैं तो क्या होता है कि जी आप फ्रिज में पड़ा हुआ खाना है, आपने 2-3 दिन के बाद जो है वो पड़ा हुआ है, नहीं यार ये बिरयानी पकी हुई है, बड़ी आंत ना जो फ्रिज में पड़ा हुआ है, आपने जी वो 2-3 दिन के बाद बिरयानी पकी हुई है खा ली है, ठीक है। वो आपको इतना डैमेज कर रही होती है, आपको पता नहीं चलता। गरम करके भी नहीं खा सकते, बासी खाना है ना, मतलब फ्रेश खाना नहीं है। आप लोग क्या करते हैं, खाना पका के फ्रिज में आपने रख दिया, वो आप चीज़ गलत करते हैं क्योंकि आप अपने वो जो फ्रोजन पराठे आते हैं वो, जी अनम, ये जो आप रेडी टू कुक जो हैं, वो जो बाज़ार के खाने जो होते हैं, जो हम कहते हैं कि जो फ्रिज में रखनी है और पका लिया है हमने सब चीज़ें, ये बिल्कुल गलत हैं। ये आप लोग रेडी टू कुक, ये जल्दी जल्दी वाले खाने जो हैं वो आपको नुकसानदेह होते हैं। और जितने भी प्रिजर्व्ड फूड होते हैं वो ह्यूमन हेल्थ के लिए जो हैं वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं। उनकी वजह मैं आपको बताती हुई चलूँ क्योंकि उसमें केमिकल्स होते हैं। जैसे कि आप जंक फूड खा लें या फास्ट फूड खा लें, फ्राइड चिकन मतलब चिकन या फ्राइड जो भी आप खाते हैं वो मतलब गंदे तेल
में पकी हुई चीज़ें होती हैं वो आपको पता ही नहीं चलता, आपका मोटापा भी चढ़ रहा होता है और आपकी जो अंदर की जो सिस्टम होता है वो इतना डैमेज कर रहा होता है, आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता। प्रिजर्व फूड ना, तो उसमें केमिकल लगने की बात करनी है। हाँ, जो पैकिंग करते वक्त जाहिर सी बात है केमिकल लगाते हैं, उसकी लाइफ स्पैन बढ़ाने के लिए। Exactly. गॉड, ये तो मैं पिज्जा फेंकूंगा अपने सारे। एक फन फैक्ट बताऊं आपको, आप पिज्जा विज्जा की बात करी, आपकी बात के बीच में लोगों को थोड़ा सा इस बारे में पता चले कि आपने बोला ना जंक फूड, आज तक बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा कि जंक को जंक क्यों बोला जाता है। इसको सिंपल करती हूँ, आपने फोन में देखे जो फालतू की चीजें होती है वो जंक होता है, तो जंक का नाम ही गन कचरा है, तो इसलिए वो गन कचरा जिसको आप बड़े शौक से खाते हैं ना, बिल्कुल हेल्दी नहीं, दिस इज रियली डेंजरस फॉर योर स्किन। कचरा खाने की आदत हुई है हमें। ऑलराइट, मैं आगे चलती हूँ अपने पॉइंट पे। लंग्स की बात करते हैं, लंग्स आपके क्यों डैमेज होते हैं। लेट्स सपोज आपके पास में कोई पोल्यूटेड इन्वायरमेंट है और वो आपको इतना डैमेज कर रहा होता है, आपको बिल्कुल पता नहीं चलता। स्मोकर अगर कोई, एंड इनफैक्ट आपके पास कोई स्मोकर भी होगा और वो सिगरेट पी रहा होगा तो वो आपको तो डैमेज कर रहा होगा, मतलब जो साथ में जो इनहेल भी कर रहा होगा उसको भी स्मोकिंग से भी डैमेज या एग्जैक्टली। तो प्लीज़ ये चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें क्योंकि आपकी अपनी चीज़ें हैं, तो प्लीज़ उनका भी ख्याल रखें। तीसरी चीज़ आपका हार्ट, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें खाते हैं, ओवरऑल मतलब ये सारी चीज़ें ऑयली जंक फूड से ही रिलेट करती हैं, ठीक है। फिर आइज़, जो सबसे मेन चीज़ है, आइज़ जो है वो आपको फ़ोन से आप बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं, फिर उसके बाद आपकी फ़ोन स्क्रीन्स जो है, फिर आपके घर की जो टीवी स्क्रीन्स हैं उससे आपकी आंखें कितनी ख़राब होती हैं। तो प्लीज़ उनको थोड़ा सा एहतियात करें। 3-3, 4-4 घंटे जो हैं वो फ़ोन पे लोग जो हैं वो स्क्रॉल करते करते वीडियोज़ देखते नहीं थकते, मगर आपको पता ही नहीं है आपकी आंखें कितनी डैमेज हो जाती हैं, लोगों को इतने मोटे मोटे चश्मे लग जाते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं। बिल्कुल ऐसा है। और जो जो अभी लाहौर का हाल है, वहाँ पर तो लोगों के बहुत ज्यादा आंखें सबसे ज्यादा उनकी डैमेज हो रही हैं, और खास तौर पर जो हॉस्पिटल में जितने भी केसेस हैं, हाँ जितने भी केसेस आ रहे हैं उसमें आंखें बहुत, क्योंकि देखिए जब आपका पूरा जो आपकी आबो हवा होती है वो चेंज होती है ना, तो आपकी कभी कभी आपने नोट किया है कि हमारे कराची का वेदर ऐसा हो जाता है कि हमारी आंखें जलना शुरू हो जाती है। वो जब समंदरी हवाएं चलने लगती है ना, तो वो बहुत ज्यादा आपकी आंखें जो है वो डैमेज होने लगती है। आंखों की बात हो रही है तो एक चीज और बता दूं कि जब भी आप फोन को मुस्तकिल 2 या 3 घंटे के लिए यूज करो ना, तो फोन को हटा के, मतलब किसी भी सामने से मसनूई लाइट को हटा के एक दफा आंखों को रोल करें ऊपर नीचे आगे पीछे, और फिर 10 सेकंड तक करें, 2 कर लें, 5 कर लें, और उसके बाद वापस से फोन को देखें, काफी रिलैक्सेशन मिलती है। ये एक एक्सरसाइज है। मैं एक और चीज बता दूं, ये फोन यूज करने का भी तरीका है। ये आपकी जो नेक है ना, इफ यू कैन सी लाइक दिस, यूं कर रहे हैं हम, ये जा रही है हमारी नेक, कैन यू सी मी, ये बहुत खतरनाक है। अगर आपको यूज करना भी है, डू इट लाइक दिस, नॉट लाइक दिस। ये गई हमारी स्पाइनल कॉर्ड, ये पूरी होते जाते गायब नीचे टेबल के नीचे चला गया। तो बी केयरफुल, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये स्पाइनल कॉर्ड आपकी पूरी, ये आपका पिलर है बॉडी का। मैंने इस पोस्चर की वजह से पूरा 1 महीना बहुत सिवियर नेक में सफर किया, तो प्लीज बी केयरफुल फॉर योर पोस्चर्स। लेकिन इसमें एक ही चीज, आई एम सॉरी उर्शिया, मैं एक चीज बता देती हूँ कि आपने ये अपनी डेली रूटीन में इसको शामिल करना है। वो ये है कि जब भी आप रात को सोए उससे पहले जब आप बाहर से आते हैं घर, तो आपने रोज वाटर स्प्रे जो है वो अपनी आंखों में जरूर करना है, आपकी आंखें क्लीन होती हैं। ऑलराइट, बस थोड़ा सा मैं और इस टॉपिक पे बात करूंगी, फिर इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे। ब्रेन की बात ले लेते हैं। ब्रेन क्यों डैमेज होता है? आप जब नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आपके माइंड में होती है, आप एक दिन जो है वो सिर्फ पॉजिटिव सोच कर देखें, आपका माइंड इतना फ्रेश होगा, आपका दिल इतना खुश होगा, आपका दिल करेगा कुछ ना कुछ नया करूं। ठीक है। और मेरी आखिरी जो चीज़ है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हुई चलूँ कि आपकी रूह क्यों डिस्टर्ब होती है, क्यों इंजर्ड होती है, क्यों जख्मी रहती है, वो मैं आपको बताती हुई चलूँ। क्यों आपकी रूह को सुकून नहीं मिलता, वो मैं आपको बताती हूँ। जब आपके पास आपकी फैमिली नहीं होती, फ्रेंड्स नहीं होते, आपको प्यार करने वाला इंसान नहीं होता, या मतलब कोई भी उसमें फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, या आपका कोई वाकई में एक्चुअल जो आपको मोहब्बत करता होगा इंसान, वो आपको नहीं मिलेगा। आप घर जाते हैं लेट्स सपोज, तो आप क्या करते हैं कि हमें कोई ना कोई बात करे, अपना कोई हमसे बात करे। आपके वो फ्रेंड सर्कल में भी हो सकता है, आपकी फैमिली में भी हो सकता है, और आपके कोई जो आपके दिल के करीब होगा ना, वो भी इंसान हो सकता है अगर वो पॉजिटिव है तो। अदरवाइज आपको इतनी स्ट्रेस होगा, आपके पास वो पॉजिटिव इंसान होगा बट आपको आपकी रूह को आपकी रूह को सुकून नहीं मिलेगा, आपको बेचैनी रहेगी, आपको कोई ना कोई चीज की, नई चीज की जो है वो आप पीछे लगे रहेंगे, यार लाइफ में कुछ और चाहिए। यही चीज अब आपके अंदर डेवलप होती रहती है, आप बेचैन रहते हैं। मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि नेगेटिविटी की बात करें आप,
नेगेटिविटी जो है ये हमेशा लाउड रही है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी कोई स्कैंडल लीक हो जाता है, 2 लोग लड़ रहे हैं आपस में, वीडियो लीक हो जाती है जी, वो वायरल होगी। और कोई पॉजिटिव बंदा कोई बात बता रहा है कि यार प्लांट्स ऐसे लगते हैं, अच्छी बात है, वो इतनी वायरल नहीं होगी, क्योंकि नेगेटिविटी इज ऑलवेज लाउड देन पॉजिटिविटी। बट डू यू नो दैट कि जो पॉजिटिविटी है इट्स नॉट दैट लाउड, बट उसकी इनर स्ट्रेंथ इतनी है कि वो जितनी भी नेगेटिविटी आ जाए ना, वो आगे से जस्ट स्माइल पास करेगा ना, सब खत्म। सो इट्स ऑल अबाउट कि पॉजिटिविटी का जो वो है ना, वेट कम है और इसका वेट ज्यादा है। 2 बॉक्सर्स हैं, ये बॉक्सर एक मैं बता दूं, 2 बॉक्सर्स हैं, इसका वेट कम है, इसका वेट ज्यादा है, इसकी बॉडी अच्छी है, इसकी बॉडी कम है, लेकिन क्या है, ये स्पीड अच्छी है, इसकी टेक्निकल स्ट्रांग है। ये रोमन रिंग्स है, या ये रोमन रिंग्स है, आगे अंडरटेकर खड़ा हुआ है, वो अंडरटेकर है। नहीं Alright, मैं एक छोटी बहुत सी बड़ी बात डिबेट है, रोमन रेंज पर्ची है, बहुत बड़ी पर्ची रोमन है। रिंग्स पर्ची एक्चुअली हम इस पे कभी डिबेट करेंगे। ह्यूमन ब्रेन डिजाइन ही ऐसे हुआ है कि नेगेटिविटी को जल्दी अट्रैक्ट जी 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 आप ऐसे कोई भी इंसान को ले लें और वो रो रहा है या मतलब उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, आप उसको हल्का सा भी हक करेंगे ना, जप्फी डालेंगे ना, बहुत स्ट्रॉन्ग सी, मतलब एक प्यार वाली, तो वो आप देखिएगा क्विकली जो है वो रिकवर होगा, वो अच्छी अच्छी बातें करना शुरू कर देगा। तो ये ज़रूर कीजिएगा। आप देखिएगा आपकी इन्वायरमेंट इतनी पॉजिटिव हो जाएगी कि आपको कभी भी जो है वो इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं है कि आपके आसपास इतनी खूबसूरती है, बट हम लोग महसूस नहीं करते। जाते जाते मैं अपने टॉपिक को ख़त्म करते करते एक छोटी सी बात बोलूँगी। ऑल दिस बॉडी नॉट अवेलेबल इन द मार्केट, सो प्लीज़ अपनी बॉडी का बहुत बहुत ख्याल रखें, क्योंकि आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप समझते हैं कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ऐसी बात नहीं है। आपके जो माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बाकी में कभी कभी ऐसा होता है कि वो आपकी केयर नहीं करते या आपको निगलेक्ट करते हैं, बट आप ऐसी बात नहीं, वो आपसे प्यार नहीं करते। आप नमाज पढ़ रहे हैं, आप सब करें, लेकिन ऑलवेज स्टे क्लोज टू योर फैमिली, क्योंकि उनसे जो पीस मिलता है ना, वो दुनिया में कहीं नहीं मिलता। जो रिलेशन, जो पायस, जो प्योर रिलेशन है, वो आपके पेरेंट्स के साथ ही है, बाकी कोई सगा नहीं है आपका। To speak very honest, ये बात हकीकत है। और ये चीज़ किसी ने क्या खूब कही है कि किसी को अपनी ज़िंदगी के बारे में अगर कुछ जानना है तो किसी बीमार से पूछो कि सेहत क्या होती है। और अमीर तरीन जो इंसान होते हैं, उनकी भी एक ही ख्वाहिश होती है, जब वो बिस्तर पर होते हैं और वो किसी मौजी मर्ज में मुब्तला होते हैं, तो वो कहते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमसे पूरी दौलत ले लो, लेकिन हमें सिर्फ उस वक्त जो है वो सेहत दे दो। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। आपने अपना सेहत का बहुत 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 ज़्यादा जो है वो ख्याल रखना है। लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज हम आपके साथ जो है वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि जी सर्दियाँ आ रही हैं और बहुत ज़्यादा आ रही हैं। सर्दियाँ आ नहीं रही है और सर्दियाँ आ गई है। बिल्कुल ऐसा ही है, हमारे साथ रहे। वेलकम बैक। वी आर एक्सट्रीमली ओवरवेल्म्ड। आप इतना ज़बरदस्त और शानदार रिस्पॉन्स भेज रहे हैं हमारे शो पे, और वाकई दिल गार्डन हो गया। आज हमारे पास फिर से हमारा इंटरनेट क्रैश हो चुका है, इतने सारे वॉइस नोट्स आ रहे हैं। नहीं, हमारा जो ऑफिशियल नंबर है, जिसपे हमारे देखने वाले, हमारे चाहने वाले जी हमें वॉइस नोट्स और मैसेजेस करते हैं, हमें क्या कहना चाहिए, कांटेक्ट करते हैं और अपनी हमें फीडबैक से आगाह करते हैं। आज फिर बड़ा ही मजेदार सा कोई वॉइस नोट है, तो चले देखते हैं और सुनते हैं कि कौन है और क्या कहना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं शागिर बात कर रहा हूँ कराची से। आप लोगों का प्रोग्राम माशाल्लाह गपशप देखते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम है आपका, बहुत मज़ा आता है इसके देखने में, और बड़ा मालूमाती प्रोग्राम है। और आप लोग जितनी इस प्रोग्राम के साथ, आपका चैनल और आप लोग जितनी मेहनत कर रहे हैं, काबिल सताइश है, काबिल दीद है और काबिल तारीफ़ है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस प्रोग्राम के अंदर जहाँ मुख्तलिफ टॉपिक पे आप लोग गुफ्तगू करते हैं, उसमें आजकल के जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनके कैरियर के बारे में बातचीत करें, ताकि उन्हें पता लगे कि हमें क्या करना चाहिए। वैसे माशाल्लाह आप लोग सब समझदार हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं। हमारी दुआएं, हमारी पूरी फैमिली गपशप प्रोग्राम बहुत शौक से देखती है, बस इंतज़ार करते रहते हैं कि नया टॉपिक आएगा, नई चीज़ आएगी। अल्लाह ताला आप लोग को और हिम्मत दे परवरदिगार। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। थैंक यू शागिर अंकल, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह इस पे हम बताएंगे और किसी दिन पूरा प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह। और वाकई में कितना अच्छा उन्होंने कंटेंट हमें बताया है कि जॉब्स पे और इस टाइप की चीज़ें, जो नई यूथ है वो घर में बैठी बैठी पक जाती है और वो कहती है जी हमें नौकरी नहीं करनी, अभी तो हमारी उम्र ही क्या है। तो ये बहुत अच्छा उन्होंने कंटेंट बताया। तो इंशाल्लाह ज़रूर हम इसके ऊपर प्रोग्राम करेंगे, इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आपके वॉइस नोट भी इसी तरह से जो है वो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, और आप भी जो है वो हमें
मशवरा दे सकते हैं, कोई टॉपिक जो हमसे रह गया है जिस पर हमने डिस्कस नहीं किया है वो आप हमें बता सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, देर किस बात की है, अभी राब्ता करें हमसे और आपको इसके बदले में हम बहुत सारे गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं, सो जल्दी करें। बट नॉट द एयर कूलर। और सही कह रहे हैं कि वो इस तरह के जो इस कंटेंट बेस्ड के जो शोज हैं वो बहुत कम बने। मुझे लगता है कि वी आर एक्सट्रीमली ओवर, वी आर द पायनियर्स चले कह सकते हैं। और बुजुर्ग वाली बात बहुत अच्छी कि नहीं सर हम बिल्कुल भी बोर नहीं होते, बल्कि बुजुर्गों के साथ बैठ के जो हमें नॉलेज मिलता है वो कहीं से नहीं मिलता है, बुक्स के बाद। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अभी हम बात करेंगे जी कि तैयार हो जाएं, यहाँ पर तब्दीली तो आ गई है लेकिन अब सर्दियां आ रही हैं, यानी कि बहुत ज्यादा सर्दियां आने वाली हैं और सर्दियों में सबसे बड़ा मसला होता है जी हेल्थ खराब हो जाती है। हम कराची वाले जो है उनको अगर जरूरत से ज्यादा थोड़ी सी भी सर्दी दे दी जाए तो उनकी तबीयत बिल्कुल खराब हो जाती है, बिल्कुल यूज्ड टू नहीं हम। सना इसमें छोटी सी एक बात ऐड करूंगी, कराची के लिए तो वो वैसी सर्दी हो जाती है सिर्फ सूंघने के बराबर, मतलब इतनी सर्दी नहीं आती। बाकी सारे जितने भी लाहौर हो गया, इस्लामाबाद हो गया, सही लताड़ रही होती है मतलब सर्दी, मतलब। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जैसे ही हम स्वेटर्स वगैरह लेके आते हैं सर्दी गॉन। एग्जैक्टली, मतलब हम लोग के सारे ट्रेजेडी हमारे साथ क्यों? बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सर्दी जो है ना हमारे साथ ऐसे गेम करती है, ऐसे नहीं करते छू के भाग जाते याद जैसे शेर आया शेर आया शेर आया। नहीं अब मुझे नहीं लगता शेर आएगा। लेकिन सर्दियां आ गई हैं तो महकमा मौसमियात की जानिब से जो है वो बाकायदा खबर आई है कि अब जो है वो बहुत ज्यादा सर्दी ने जो है वो बालाई इलाकों का रुख कर लिया है। और जैसे कि अभी हमने रिसेंटली जो है वो देखा भी सही कि मरी के अंदर जो है वो मौसम सरमा की पहली बर्फबारी भी शुरू हो गई है। सो इट्स रियली अमेजिंग और मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं बहुत जल्दी बीमार भी हो जाती हूँ। लेकिन आपने बुध से जो है वो बुध की रात से जो है वो बाकायदा से ठंडी ठंडी हवाएं चलना शुरू हो जाएंगी, तो आपने एहतियात जरूर करना है। लेकिन आज हम क्यों ना बात करेंगे कि सर्दियां जब आती है तो क्या क्या एहतियात हम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी बात है कि आपके यहाँ पर जो है वो जब भी सर्दियां आती है तो लोग एहतियात नहीं करते। मतलब कुछ लोगों को ये लगता है कि सर्दियों के अंदर अगर वो कीनू का जूस पिएंगे तो उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। मतलब उनकी ये सोच है कि जो कीनू होता है वो बहुत ठंडा फल है और अगर हम सर्दियों में उसका इस्तेमाल करेंगे तो हमारा गला बैठ जाएगा। भी तो आता है। हाँ, लेकिन यूनस बहुत ज्यादा लोग ये सोचते हैं क्योंकि उसकी तासीर जो होती है वो ठंडी होती है। लोगों को ये लगता है कि अगर हम कीनू का जूस पिएंगे तो क्या होगा कि हमारा गला बैठ जाएगा, क्योंकि वो थोड़ा खट्टा सा भी होता है ना, तो लोगों को ऐसा लगता है कि खट्टी चीजें खाने से, ये हकीकत बात है, खट्टी चीजें खाने से आपका गला खराब होता है। लेकिन कीनू जो है उसमें विटामिन सी पाया जाता है, तो कीनू अगर आप जिन लोगों को नजला जुकाम है वो अगर कीनू का जूस पिएंगे तो आपको पता है आपका जो गला है वो बिल्कुल सेट रहता है। और आपने साथ में जिंजर टी वगैरह, जिनको अल्सर नहीं वो जिंजर टी भी ले सकते हैं, लेकिन अपने स्टमक का ख्याल रखना है। तो मैं चाहूंगी कि आज हम अपना ये जो टॉपिक है वो सर्दियों से रिलेटेड जो है वो बताएं लोगों को कौन किस तरह से जो है वो एहतियात करता है। मैं जी सबसे ज्यादा शहद का इस्तेमाल करती हूँ। उर्शी आप? शहद का तो इस्तेमाल करना चाहिए, बट उसके साथ साथ जो है अपनी हेल्थ का भी ख्याल करना चाहिए। जैसे कि लोग क्या करते हैं कि रात के टाइम जो है वो ठंडी कोल्ड ड्रिंक पी ली या कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं वो आप मतलब ठंडा चीज़ नहीं खानी चाहिए। तो अक्सर जैसे कि मैं रात में अगर कुछ ठंडा पी लेती हूँ और सो जाती हूँ तो सुबह मेरा डेफिनेटली गला ख़राब हो चुका होता है। तो वही बात है कि आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। जैसे आपने कहा कि शहद का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, तो रात में जो है अगर आप नीम गर्म दूध जो है वो सर्दियों में अगर आप पिएँ तो आपको बहुत ज़्यादा वार्म फीलिंग भी आएगी और बहुत अच्छी नींद भी आएगी। अक्सर जो होता है लोगों को सर्दी में नींद नहीं आती क्योंकि उनको सर्दी लगती रहती है, उनकी बॉडी में इंटरनली जो है वो वीकनेस इतनी होती है, उनको सर्दी लगती रहती है। तो मैं जो है वो लोगों को ये रेकमेंड करूंगी अगर लाजमी जो है वो दूध लाजमी पीकर सोएं। जी अनम, आप किस तरह से ख्याल रखती हैं? भाई सर्दियों की बात हो रही है अगर, तो मैं हेल्थ के हवाले से बात करूंगी कि न्यूट्रिशन को लेके जो सबसे मेजर मिसिंग पॉइंट है आपकी डाइट में या लाइफस्टाइल में, उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि सर्दियां माशाल्लाह इतनी सारी ब्लेसिंग्स लाती है ऑर्गेनिकली अगर मैं बोलूं, लेकिन हम उनको अवेल नहीं कर पाते। इसकी छोटी सी बड़ी मुख्तसर सी मिसाल दूंगी और आपको समझ में भी आएगा और बड़ी फ़ायदेमंद है। एक स्टोरी जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग होती है इटसेल्फ, सुनाने में भी मजा आता है और सुनने वाले लोगों को भी बड़ी दिलचस्पी होती है उसमें। तो 3 लोग थे, एक अमेरिकन्स थे, एक हम पाकिस्तानीज थे और एक इंडियंस थे। वो एक पहाड़ी चढ़ रहे थे। अब जब वो पहाड़ी चढ़ रहे थे तो जब बीच में ना उनका एक ब्रेक लेने का टाइम आया तो सबके पास अपने अपने टिफिन थे कुछ खाने के लिए। जब उन्होंने वो वक्फा लिया पहाड़ी चढ़ते चढ़ते तो एक एक करके सबने टिफिन खोले। जो पाकिस्तानी थे उन्होंने कोई चॉकलेट बार निकाली, एनर्जी टाइप की, प्रोटीन टाइप
रेसिपी वो निकाली। जो इंडियंस थे उन्होंने जी निकाले अपने पराठे गोभी के और आलू के, इस तरह के फुल हैवी गोभी मूली के पराठे खा रहे हैं, बहुत खाते हैं वो तो लोग। एनर्जी के लिए ना। एग्जैक्टली उनको वैसे वो ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसी जगहों पे जब आप जा रहे हैं तो अवॉइड करना चाहिए। अब जो अमेरिकन थे गोरे तो वैसी हर चीज में बड़ा गए और हमारी चीजों को हमसे ज्यादा अच्छे से वो यूटिलाइज Exactly. आप हैरान परेशान रह जाएंगे जब उन्होंने अपना टिफिन खोला तो अंदर से क्या निकली। एनी गेसेस? मैं आपको बताऊं, बड़ा टेक्निकल जवाब है। जी जी प्लीज। मुझे नहीं पता। ओके मैं बताती हूँ। तो उन्होंने जब अपना टिफिन, और वो मैं लेट मी टेल यू बड़ा एजेड कपल था, अराउंड 80 से करीब था, और जब उन्होंने अपना डब्बा खोला तो अंदर से क्या निकली? कैरेट्स, गाजरे। वाह, ये इंसान थे, बग्स बनी थे? नहीं नहीं, ये इंसान ही थे। लेकिन अब ताज्जुब की बात ये है कि जब उन्होंने खाया, जो इंडियंस के पराठे थे और वो यंग कपल था, और ये जो हमारे पाकिस्तानी थे वो कोई एक लाइक अराउंड 40-50 की एज थी, वो एक अकेले साहब थे जिन्होंने वो चॉकलेट खाई, पाकिस्तानी, वो भी ठीक रहे। अब जिन्होंने कैरेट खाई वो तो और भी ज्यादा ठीक रहे, तंदुरुस्त और तवानाई उनमें और ज्यादा गई। लेकिन वो जो इंडियंस थे थोड़ी देर में, आधे घंटे में उल्टियाँ करने लग गए और थोड़ा सा उनको मसला हो गया। अब जाहिर है मूली के पराठे क्यों खाए? नो, जब आप ऊपर चढ़ रहे होते हैं ना, हाइकिंग कर रहे होते हैं, तो आपको जो हैवी फूड होता है ना वो आपको हजम नहीं हो पाता। तो इट्स नॉट अबाउट हैवी फूड, इट्स अबाउट कि आप अपना हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे मेंटेन करते हैं। गाजरे सर्दियों में स्पेसिफिकली आती है, क्योंकि ये टॉपिक आपने लाया था ऑरेंज से, मैंने कहा मैं थोड़ा गाजर पे भी शिफ्ट कर दूं। वो इतनी मुफीद है, आपकी नजर उससे सही रहती है, आपका इम्यून, आपका डाइजेशन, आपका खून, आपकी एक एक चीज और अच्छे से फंक्शन करेगी। सो प्लीज व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, आज जाए गाजरे लेके आए। गाजर का हलवा बेहतरीन होता है, सर्दियों में तो मजा आ जाता है। और आपने बोला सर्दी की बात हो रही, तो मेरी कोई औकात नहीं है, लेकिन हमारे बहुत फेमस सियासतदान हैं, उन्होंने ये बात बोली थी, मैं उनकी बात को कोट करना चाहता हूँ। शेख रशीद अंकल, जब सर्दी आता है तो बर्फ आता है, जब ज्यादा सर्दी आता है तो बर्फ आता है। इसी बात पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम गपशप में। और ब्रेक पर जाने से पहले जो है वो हम मौसम के हवाले से बात कर रहे थे। आज हमारे प्रोग्राम में जो है वो मुख्तलिफ हमने मज़ीद टॉपिक्स पर जो है उसको हाईलाइट भी किया, आपको बताया कि सेहत का किस तरह से ख्याल रखना है। लेकिन 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 आज के दिन को, आज की तारीख को जो है वो हम कभी भी फरामोश नहीं कर सकते, क्योंकि 16 दिसंबर का नाम जब भी आता है, 16 दिसंबर की तारीख जब भी जो है वो रिकॉल होती है तो हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा इंसिडेंट याद आते हैं। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट है जिसकी वजह से ये 16 दिसंबर जो है वो बहुत 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 ज़्यादा जो है वो हमारी ज़िंदगी में एक ब्लैक डे के नाम से हम याद रखते हैं इस दिन को। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और मैं आपको बता भी दूँ यहाँ पर कि 16 दिसंबर हम जब तक 2014 नहीं आया था उससे पहले जो है हम 16 दिसंबर को स्पेशली जो याद रखते थे वो ये रखते थे कि पाकिस्तान 2 लख्त में जो है वो इस दिन बढ़ गया था। और 1971 में जो है जिस वक्त ये लिबरल वॉर हुई थी, उस वक्त जो है वो पाकिस्तान, हम पहले एक ही पूरा पाकिस्तान थे, लेकिन उसके बाद हम जो है वो 2 पाकिस्तान और 2 मुल्क में तब्दील हो गए। उसके बाद पाकिस्तान 2 लख्त हुआ और उसके बाद अलग अलग सूबे, अलग अलग मुल्क जो है वो बन गए। हमने अपना प्रोग्राम, जो पहले का प्रोग्राम है, आप यूट्यूब पर जाकर देख भी सकते हैं, बाकायदा डिटेल्स हमने बताई है कि किस तरह से जो है वो मशरक़ी पाकिस्तान और मगरिबी पाकिस्तान में तज़ाद आया, उसके बाद किस तरह से वो अलग हुए, कौन इसके पीछे है फर्दर, और किस तरह से इसको जो है वो इंडिया ने मज़ीद हवा दी इस मामले को, और उसके बाद बांग्लादेश एक अलग मुल्क जो है वो बन गया। लेकिन इस 2014 से पहले जो है वो हम इस चीज़ को हमेशा इसी तरह याद करते थे, लेकिन हम भूल नहीं सकते 2014 का दिन, 16 दिसंबर 2014, वो दिलखराश वाक़या। जब भी ये तारीख हम दोहराते हैं तो वो दिलखराश वाक़या हमें याद आता है, जब सुबह 10 बजे के टाइम पर तमाम माँओं ने अपने बच्चों को जो है वो एक उम्मीद के साथ अपनी एक, जैसे कहते हैं ना कि जब आप स्कूल भेजते हैं बहुत सारी उम्मीदें होती हैं, आपको नज़र आता है कि आपका बच्चा बड़ा होकर ये बनेगा, आपका बच्चा बड़ा होकर ये बनेगा। बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जिनकी तमन्नाएं होती हैं, वो अरमान सजाते हैं। जब एक बच्चा पैदा होता है ना, तब वो अरमान सजाते हैं कि मेरा बच्चा ये बनेगा, मेरा बच्चा ये बनेगा। इसी तमन्नाओं, इसी आरज़ू, इन्हीं जो है वो अरमानों के साथ तमाम तर माँओं ने और जो वालिद थे उन्होंने अपने बच्चों को रुखसत किया था और स्कूल भेजा था। लेकिन 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 सुबह 10 बजे के टाइम पर 7 ऐसे दहशतगर्द थे जिन्होंने मासूम बच्चों की ज़िंदगी जो है वो निगल ली।
और पाकिस्तान की पूरी तारीख में ये स्याह दिन बन गया। 16 दिसंबर 2014 का जो दिन था वो स्याह बन गया, यानी कि सुबह जो अरमान थे, जो आरजू थी, वो सारी की सारी दोपहर तक ख़त्म हो गई। मतलब आप ये सोचें, हम जब बच्चों की बात करते हैं तो हम हमेशा ये चीज़ सोचते हैं, अगर आप अपने घर में किसी एक बच्चे को डांट भी देना, किसी दिन बच्चा अगर शरारत करे और आप उस बच्चे को डांट भी दें कि ये चीज़ नहीं ऐसे हो सकती, आपको थोड़ी देर के बाद वो चीज़ रिकॉल हो के आप कहेंगे मैंने आज बच्चे को क्यों डांटा। आपको खुद अंदर गिल्टी फील होगा काफ़ी ज़्यादा कि मैंने क्यों डांटा, मुझे बुरा लग रहा है। वो कैसे जालिम लोग होते हैं, सीरियसली वो कैसे जालिम लोग होते हैं जो 132 बच्चों की ज़िंदगी जो है वो उन्होंने निगल ली। और जो सूरज था 16 दिसंबर का, वो जब निकला था अरमानों के साथ, बहुत सारे अरमान थे उसमें, वो तुलुए आफताब अपने साथ 132 मासूम बच्चों की ज़िंदगी, उनके अरमान, उनकी ख्वाहिशात को लेके चला गया। ये तारीख़ का बहुत अलमनाक वाक़या है और हम चाहें इस पे कितनी ही बात करें, कितना ये कह दें कि उनके जो उस वक्त कसूरवार लोग थे वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच चुके हैं, लेकिन ये वाक़या हमें क्या सबक देता है, हम अपने आप को कहाँ देख रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा जी कि वो इंतज़ामिया जो थी उसकी गलतियाँ थी, उन्होंने कहा गार्ड सिक्योरिटी जो एहलकार हैं वो कम थे, उनकी वजह से ये वाक़या हुआ। ये वाक़या किसकी वजह से हुआ? क्या ये वाक़या इंसानियत का कत्ल था या ये हमारी बेहिसी थी? लेकिन इससे एक चीज़ तो वाज़ेह हो गई, वो ये है कि वक्त ने फिर हमें पुकारा है, वक्त ने फिर हमें पुकारा है। देख तू कल भी हारा था, तू आज भी हारा है। बहुत अफसोस की बात है और ये एक ऐसा वाक़या है जिसको इंटरनेशनली पूरी दुनिया में ही कंडेम किया गया है। अल्लाह करे किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा ना हो कि उनकी औलाद आपके पास से चली जाए किसी हादसे में या किसी भी बीमारी की वजह से, क्योंकि औलाद एक ऐसा सरमाया होता है जिस पे वालिदैन अपनी कुल उनकी कायनात होती है वो, और वही उनकी हर चीज़ का सहारा बनते हैं। और अगर वही चीज़ आपसे छीन ली जाए तो कैसी माजूरी सी महसूस होती होगी आपको कि अब आपको देखने वाला कोई नहीं है। जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले ही बात कर रहे थे कि हमको हमारी फैमिली चाहिए, हमारे पेरेंट्स चाहिए, ऐसे पेरेंट्स को उनकी औलाद चाहिए होती है, और औलाद से ज़्यादा प्रीशियस नेमत इस दुनिया में कोई भी नहीं है। और भले हम कह दें कि उनका ऑन द स्पॉट जो भी उनके साथ उस वक्त हुआ, लेकिन वो जो जाने गई हैं बच्चों की वो तो नहीं आ सकती कभी। जाहिर सी बात है। अनम आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, और मैं भी इसमें ऐड करना चाहूँगी कि जब भी इस वाक़ये को याद करते हैं या सोचते भी हैं तो हमारे रोंगटे खड़े होते हैं, या मतलब ऐसी कपकपाहट वाली मुझे फीलिंग आती है, हम सबको यकीनन आती है कि बच्चे की बॉडी अगर सामने पड़ी हुई हो और माँ बाप कंधा दे के कब्रिस्तान तक जा रहे हों, तो आप सोचें कि उनको तो उनकी आंखें बिल्कुल ब्लैंक हो जाती हैं, उनको समझ में नहीं आता। कुछ महीनों तक तो वो अपने आप को स्टेबल भी नहीं कर पाते कि वो लोग खाना पीना तो बहुत दूर की बात है। मैं कहती हूँ कि ऐसी जो चीज़ें होती हैं वो किसी दुश्मन पे भी ना आए, क्योंकि दुश्मन का भी बच्चा बच्चा ही है। वो नहीं, ये नहीं कह सकते कि वो दुश्मन है और वो हमारे साथ ज़्यादतियाँ कर रहा है, नहीं, वो बच्चा बच्चा ही है। दुश्मन हम कैसे बनाते हैं, हम उसको दहशतगर्द कैसे बनाते हैं, वो हम बनाते हैं, है तो वो बच्चा ही ना। तो वो बच्चों की जब मैंने खूबसूरत पिक्चर्स देखी, जब ये हादसा हुआ था और ये सारी चीज़ें सिनेरियोज जब हम लोगों ने देखे, तो मतलब अंदर से कुछ खाने पीने को दिल नहीं करता था। मतलब आप खाना सामने पड़ा हुआ हो जाती है आपकी। सही कह रहे हो आप कि खाना सामने पड़ा हुआ है मगर खा रहे हो आप, पेट नहीं भर रहा, मतलब आपको वो फील ही नहीं आ रहा, आपको टेस्ट ही नहीं आ रहा। तो आप सोचेंगे जिन घरों में ये सारी चीज़ें हुई थी तो उन लोगों के घर में कैसे टेस्ट आएगा। हकीकत बात है। आई वुड लाइक टू से, मैं ऐसी कौम से हूँ जिसके वो बच्चों से डरता है, बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है। बीइंग वेरी ऑनेस्ट, ये जब से वॉर स्टार्ट हुई है ना, तो दो चीज़ें हमेशा सेफ होती हैं, एक वुमन एंड द अदर इज चिल्ड्रन। एग्जैक्टली। ये उस लेवल पे आगे जो एक जंग का या किसी को भी अटैक करने की एक वो रिस्पेक्ट, एक डिग्निटी होती है ना आपकी, वो ख़त्म हो जाती है। इंटरनेशनल हर कंट्री ने कंडेम किया, इवन हमारे पड़ोसी मुल्कों ने कंडेम किया। ये जो इंसिडेंट था, ये एक डिग्निटी से भी बिल्कुल बिलो जाके हरकत हुई। मैं आपको बताता हूँ, ठीक है इन लोगों ने किया,
उनको सजा भी मिलेगी, मिल चुकी है और आगे भी मिलेगी। इस जहां में मिली है दूसरे जहां में भी मिलेगी। उन माओ का मैं बस सोचता हूँ कि उस माँ के लिए कि एक बच्चा, दे वर वेरी यंग, जो बच्चे थे, उस माँ की लाइफ क्या हो। मैंने ऐसी वालदैन भी देखी वहाँ पे, जो वालदा थी बहुत सारियों की, जो मेरे ख्याल से दे हैव लॉस्ट इट। और कुछ वालदा ऐसी भी थी जिन्होंने बोला मेरा एक और बेटा है, वो भी इसी स्कूल जाएगा, मेरे और बच्चे होते वो भी इसी स्कूल में जाते। द डिफरेंस इज देयर, इट्स अप टू यू टू डिसाइड। वो औरत जो है ना, आई से कि व्हेन शी बिकम्स अ मदर, she becomes the most powerful person in the world। Yes, और एक सिंपल सी बात ये भी है कि देखें, आर्मी पब्लिक स्कूल आर्मी का है, उनको टारगेट करने की कोशिश की गई, लेकिन बच्चे जो थे, जो उनसे बहुत सारे इंस्पायर हुए, वो भी ये कहते हैं कि हम भी आर्मी में जाएंगे, हम भी इस मुल्क को सर्व करेंगे, और इंशाल्लाह जो भी आफ्टर मैथ होगा, जो आफ्टर रिएक्शन आएगा, वो सबके सामने होगा। विद इन ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हकीकत बात है यूनुस, इस पर ये ऐसा टॉपिक है जिस पर जितनी बात की जाए उतनी कम है। लेकिन ब्रेक पर आने के बाद जो है वो अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी वजाहतें हैं जो आपको देना बाकी। हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। ये एक ऐसा हादसा है कि मेरी ज़ुबान साथ नहीं दे रही और मेरे लफ्ज़ मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं कि मैं इस पे बात कर सकूं। एक बड़ी खूबसूरत सी बात कही थी नादिया खान, एक होस्ट हैं, आई एम श्योर आप सब लोग जानते होंगे उन्हें। उनके जब वालिद साहब का इंतकाल हुआ था तो उन्होंने 2-3 महीना अपना एक शो करती थी कोई, उन्होंने उनसे ऑफ लिया था। तो जब वो 3 महीने बाद आई तो उनसे उनकी मतलब जो टीम थी या जो भी उनके थे लोग आसपास, उन्होंने उनसे ये सवाल किया कि क्या अब आपका दुख कम हुआ है कि आपने अपने वालिद साहब को खोया है। तो 2 मिनट वो खामोश रहीं और उन्होंने कहा कि देखें, दुख तो कभी कम नहीं होता है अपने खून को खोने का, भले वो औलाद हो या आपके वालिदैन हो। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है आपके अंदर हिम्मत थोड़ी सी आ जाती है, आपके अंदर थोड़ी सी एक्सेप्टेंस आ जाती है, आप उस सच को हजम कर लेते हैं, लेकिन वो ताकत आ जाती है, राइट। लेकिन वो दुख ना, इट स्टेज विद यू इन योर हार्ट, वो कभी भी कम नहीं होता है, आप उसके साथ जीना सीख लेते हैं। तो ये जो वालिदैन ने अपनी औलाद को खोया है, मैं उनके लिए, मुझे बहुत अफसोस है। और ये मेरे लफ्ज़ मुझे पता है कहीं भी आपके ज़ख्मों की को कवर नहीं कर सकते, लेकिन हम इस वक्त अफसोस के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि जान जो है वो सिर्फ अल्लाह पाक बना सकते हैं, हम उसके बदले में कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ अफसोस ही कर सकते हैं। सो मुझे बहुत इस चीज़ के लिए बुरा लग रहा है और बस अल्फाज नहीं, आई एम एक्चुअली सो स्पीचलेस। मैं इसमें एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूँगी। मैं उन माँ बाप को फील कर सकती हूँ कि वो लोग इस हादसे के बाद ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके होंगे, इतने स्ट्रॉन्ग हो चुके होंगे कि अगर जैसे कि जुल्म की बात हो रही है तो वो जुल्म के लिए अब वो खुद भी बहुत मेंटली तौर पे प्रिपेयर हो चुके हैं। हकीकत बात है। लेकिन वो बच्चे जिन्होंने ये सानहा अपनी आंखों से देखा था, मैं यहाँ पर एक बच्चे की आपको बताऊँ कि निजी चैनल में अभी वो सहाफ़त से मुंसलिक है और वो सहाफ़त कर रहा है। वो बच्चा जो वहाँ पर जो है जिनको दहशतगर्दों ने जो है वो मुर्दा समझकर वहाँ पर छोड़ दिया था और उसको उस पर हमला नहीं किया था, तो वो अभी रिजवान नाम है उनका, वो अभी निजी चैनल में जो है वहाँ पर सहाफ़त भी कर रहे हैं। मतलब उन्होंने ये देखे कि जो पेशा था वो भी उन्होंने कौन सा चुना अपने लिए, सहाफ़त का चुना, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने का चुना। इसलिए उन्होंने चूज़ किया कि वो बताना चाहते थे कि एक्चुअल में वो वहाँ पर जो समा था वो क्या था, वो एक्चुअल में जो उन्होंने फील किया वो बताना चाहते हैं लोगों को। बट वही बात है कि जैसे कि आप फील करते हैं, आप लोगों को मरते दम तक आप फील नहीं करवा सकते, क्योंकि लोगों के कान, आँख, सब चीज़ें बंद हो चुकी हैं, मतलब उनके अंदर एहसास नाम की चीज़ ख़त्म हो चुकी है। फाइटर एंड अ सर्वाइवर। हमारे कई बड़े नौजवान गुजरे, लेकिन ये बच्चे इतने बहादुर हैं माशाल्लाह से। On 26 दिसंबर मिडनाइट 2014 जो मास्टरमाइंड था इस पूरे प्लान का, तो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर एजेंसी में घुस के उसको मारा और उसको उसके अंजाम तक पहुंचाया। और ये उसकी जो आप समझते हैं सज़ा, वो ख़त्म नहीं हुई है, वहाँ पर तो सज़ा ही सज़ा है उसकी। ओ हो क्या होगा उसके साथ, ये जो लोग भी इन्वॉल्व थे इस इंसिडेंट में, क्या हाल होगा आपका। मैं तो आई कैन नॉट इवन इमेजिन। ये इस पॉइंट पे एक और मैं बस सिंपल सी बात बताता हूँ, ये जो लोग करते हैं, जो आपको अगर कोई चीज़ मनवानी है या कुछ किसी कंट्री के साथ अटैक करना है,
तो ये जो औरत और बच्चों का, मैंने एज आई टोल्ड यू बिफोर, ये औरतों और बच्चों का तो हमेशा से रूल रहा है कि औरत सेफ रहे और बच्चे सेफ रहे। बाकी आपकी जंग मर्द के साथ है, मर्द की जंग। तो एक सिंपल सी बात है, हम अक्सर ये, अगर हम कराची की बात कर लेते हैं तो बोलते हैं ना अपने साइज से लड़के दिखा। तो वही वाली बात थी कि अपने साइज से लड़के दिखाओ। इसका मतलब ये है कि यू आर नॉट इवन अ मैन। आपके पास वो जो एक मर्द होने की वाली बात होती है ना, मैं ट्रांसजेंडर नहीं बोलूंगा बिकॉज उनकी भी बहुत इज्जत है। Exactly. आप एक अलग मखलूक हैं जो मर्द नहीं है। अपने आप के शायद फिजिकली आप मर्द हो लेकिन अंदर से खोखले हैं, पिलपिले हैं। ये आप जो है ना, आपको एक, अगर मेरे सामने कोई आ जाए और मुझे कोई एक खून माफ हो, तो मैं उस इंसान का वो हशर करूं कि पूरी दुनिया देखे। ये हकीकत बात है। देखें, किसी भी मजहब, कोई भी मजहब, चाहे वो कोई भी मजहब हो, वो आपको कभी नहीं सिखाता ये चीज़ कि आपने किसी इंसान को मारकर उसकी ज़िंदगी लेकर जो है वो आपने जिहाद करनी है। ऐसा कुछ नहीं है। देखें, आप किससे लड़ रहे हैं। सबसे पहली चीज़ है कि आप कुरान पढ़ें। कुरान में बाकायदा ये चीज़ लिखी हुई है, एक इंसान को मारने का मतलब है पूरी इंसानियत का कत्ल करना। तो आप किससे लड़ रहे हैं? और बच्चों को, मतलब सोच भी नहीं सकते हम ये चीज़ कि आप बच्चों को टारगेट करें। लेकिन यहाँ पर मैं ये चीज़ कहूँगी कि जो उस्ताद होते हैं हमारे, हमेशा उस्ताद जो है वो आपके पेरेंट्स के बराबर होते हैं, उनकी इज्जत भी किया करें। यहाँ पर जो हमने इस वाक़े से सबक सीखा वो सबसे बड़ा ये था कि जो उस्ताद थे वो अपनी ज़िंदगी को छोड़कर वो बच्चों को संभाल रहे हैं, बच्चों को सेव करने की कोशिश कर रहे हैं। कि कोई टीचर जो है वो बच्चों को कहीं किसी टेबल के नीचे छुपा रही है, कोई कहीं पर छुपा रही है। तो इस तमाम तर सिनेरियो से हमें यही सबक मिलता है कि आपने किस तरह से, जब कहते हैं ना कोई तूफान, कोई बला आपके पास आए तो आपने उस वक्त खड़े होकर जो है वो अपने बारे में नहीं सोचना। सबसे पहले ये सोचना है कि आपके बराबर में जो कमज़ोर इंसान है, जो खुद अपना दिफा नहीं कर सकता, उसको किस तरह से आपने जो है वो बचाना है। तो हमारी जो टीचर्स हैं तमाम तर, मैं चाहूँगी कि उनके लिए भी जो है उनको हम ट्रिब्यूट पेश करते हैं। 149 टोटल कैजुअलिटीज हुई थी, उसमें से 132 बच्चे थे, बाकी अडल्ट्स थे। तो they are true heroes, at least they try to save a person's life. Exactly. यूनस क्यों कहते हैं कि जो टीचर्स होते हैं वो हमारे माँ बाप कहलाते हैं। तो ये वाकई में बात साबित कर दी कि अपने बच्चों की तरह ही उन्होंने वहाँ पर सपोर्ट किया, उनको संभालने की कोशिश की, एंड टाइम तक जो है वो लड़ते रहे और उस चीज़ का मुकाबला करते रहे। और ये वाकई में ये बात हकीकत, जिसने भी ये बात बोली है, ये वाकई में हकीकत बात है कि जो हमारे टीचर्स होते हैं वो वाकई में हमारे माँ बाप होते हैं। तो प्लीज़ सब बच्चों से रिक्वेस्ट है कि अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट किया करें। ये हकीकत बात है। देखें, उस्ताद जो होता है वो आपकी ज़िंदगी में जो है वो आपके माँ बाप का किरदार अदा कर रहा होता है। और ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत ज़्यादा देखा, न्यूज़ में भी काफ़ी ज़्यादा सम टाइम ऐसा होता है, हमें नज़र आता है कि उस्ताद के हवाले से लोग नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँ, एक बच्चा, ये मेरे उस्ताद के अल्फाज हैं ये, और मैं उनको कभी फरामोश नहीं कर सकती। सर उमैर मेरे हैं, उन्होंने मुझे एक चीज़ सिखाई, वो ये सिखाई कि तुम्हारी कामयाबी एक उस्ताद की कामयाबी है। जिस हद तक तुम चमकोगे उस हद तक हम चमकेंगे। तो आज मैं अगर यहाँ पर जो कुछ भी हूँ, आज हम अगर जो कुछ भी हैं, तो हमारे पीछे हमारे पेरेंट्स के बाद जो खड़े होते हैं वो हमारे उस्ताद होते हैं। सो ये सबसे बड़ी बात है। सो मेरे ख्याल से हमें जो है वो इस वाक़े से सबक ये सीखना चाहिए। सबसे पहले तो देखें, इंसानियत सबसे बढ़कर है और इंसानियत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। और ये वाक़या हमें सबक ये देता है कि अपनी ज़िंदगी के अंदर, अपनी हमेशा ज़िंदगी के अंदर इंसानियत को कभी फरामोश नहीं करना। आपने हमेशा जब भी जीना है, इंसानियत के लिए जो है वो दर्द महसूस करते हुए जीना है। गरीबों को देखें, आपके जो गरीब होते हैं, आपके आसपास कोई भूखा तो नहीं है। हमेशा ये देखें कि कोई आपके आसपास है, वो भूखा तो नहीं सो रहा। आपके पास अगर कोई खाना भी बच जाता है ना, उसे प्लीज़ वेस्ट ना किया करें, आपसे रिक्वेस्ट है। मैं बस ये बात कह दूं कि ये लोग समझते हैं कि मुसलमान है, मुसलमान तो दूर की बात है भाई, आप इंसान भी नहीं। ट्रू, हकीकत बात है। मैं गवर्नमेंट से एक अपील करना चाहूँगी कि हमारी नेशन तो ब्रेव है ही है, लेकिन औरतों का इस तरीके से सामने आके ब्रेवरी का मुजाहरा करना, ये वाकई बहुत होनहारी चाहिए। इसके लिए मतलब जो काबिलियत चाहिए, मुझे नहीं लगता कि हम आम इंसान कर सकते हैं। हम तो कभी कभी सॉरी टू से कुत्ता भी देखें तो हम रास्ता साइड पे कर लेते हैं, हम उससे डर जाते हैं। और इस तरीके से आपको पता हो कि सामने कोई इंसान है और आपकी जान जा सकती है, और डट के खड़े रहना, बहुत हिम्मत चाहिए। हकीकत बात है। और क्योंकि हमारे प्रोग्राम का जो है वो चंद ही लम्हात
साथ हमारे प्रोग्राम के बच्चे हैं, तो मैं यहाँ पर जो है वो सानिया APS जो है उसके नाम एक छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी, मेरी औकात नहीं है कुछ अपनी तरफ से जो है वो पेश करने की, लेकिन मैं यहाँ पर जो है वो एक छोटी सी नज़म जो है वो पेश करना चाहूँगी। किस्सा दरिंदगी का सुनाओ नहीं मुझे, किस्सा दरिंदगी का सुनाओ नहीं मुझे, खुद अपने साथ साथ रुलाओ नहीं मुझे। जाने कहाँ गई हैं मेरी सब सहेलियाँ, जाने कहाँ गई हैं मेरी सब सहेलियाँ, मैं थक गई हूँ कोई उठाओ नहीं मुझे। बस कह दिया कि अब मुझे जाना नहीं स्कूल, बस कह दिया कि अब मुझे जाना नहीं स्कूल, मैं सो रही हूँ माँ जी जगाओ नहीं मुझे। इन कातिलों के चेहरे मेरे दिल पे नक्श हैं, इन कातिलों के चेहरे मेरे दिल पे नक्श है, मंजर वो फिर खुदारा दिखाओ नहीं मुझे। मट्टी में अब जो मिलना है फिर एहतमाम क्यों, मट्टी में अब जो मिलना है फिर एहतमाम क्यों, सफदर ये कह दो इनसे सजाओ नहीं मुझे। अल्लाह हाफिज।